Yes friends, so today I am taking आज मेरा ये जो प्रेडिक्शन नंबर 5 है। अब इसको प्रेडिक्शन नहीं कह सकते क्योंकि ये पास्ट इवेंट को मैं जो पहले घटना घट चुकी है उन इवेंट्स को लेकर के एस्ट्रोलॉजिकली किस तरह से ज्योतिष की हेल्प से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से हम किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, उन इवेंट्स को मैं लेना चाहता हूँ। मोस्टली जो लेटेस्ट इवेंट अभी हुई थी मीन्स हिस्टोरिकल इवेंट जो ज़्यादा से ज़्यादा चर्चित रही, उसमें काफ़ी लोगों का नरसंहार हुआ, मीन्स काफ़ी लोगों को मारा गया है ना, किलिंग हुई, बम ब्लास्ट हुए, इधर उधर पूरे देश में काफ़ी हंगामा हुआ और काफ़ी मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स हुए। उन राइट्स को किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं, इस टाइप की जो घटना होती है हिस्टोरिकली, मोस्टली इन इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। राइट, उनकी हेल्प से, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से जिसमें पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट में मेजर पॉइंट्स क्या होते हैं और काफ़ी उसमें कॉम्प्लिकेसीज भी हैं। कॉम्प्लिकेसी क्या होती है कि जब हम उनकी डिग्रीज निकालते हैं एस्ट्रोलॉजिकली और एस्ट्रोनॉमिकली, है ना, जो गर्थ की हेल्प से, एस्ट्रोनॉमी की हेल्प से हम जो उनकी डिग्री निकाल के एग्जैक्ट डेट ऑफ टाइम निकाल लेते हैं कि उस समय ये घटना घटी होगी, नेचुरली ये प्रॉब्लम होती है। और जो ट्रांजिट होता है जिसे हम गोचर कहते हैं, जब प्लैनेट्स गोचर करते हैं कभी कभी उन राशियों में एंटर करते ही अपनी इवेंट्स और जो घटनाएं घटती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। कभी कभी उनकी जो डिग्री मैच्योरिटी होती है डिग्रीज की आपस में मिलने की, उन डिग्रीज पे आते ही वो घटनाएं घटती हैं, इवेंट घटती हैं। जैसे मैंने आपको कोविड-19 का एंट्री और एग्जिट पॉइंट के बारे में कुछ डिस्कस किया। एंट्री कब हुई थी, किस तरह से एंट्री और एग्जिट कब हो सकता है, मोस्टली दो इवेंट्स हैं हमने डिस्कस किया। ठीक है, सॉरी एक्चुअली वेरी मच टायर्ड, कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं था फिर भी मैं डिस्कस करता हूँ। रीजन इसको कंप्लीट जल्दी करना है। ओके, तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स घटी, क्योंकि जैसे मेरा इंटरेस्ट रहा है हिस्ट्री में, रीजन इंडियन हिस्ट्री मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ी हुई है। एक एक इवेंट्स को हमने याद किया हुआ बचपन में आईएएस की तैयारी करते समय। आईएएस की तैयारी करने के लिए ही हम स्पेशली इस सिटी में आए हुए थे। ठीक है, दिल्ली में। तो दिल्ली में आते ही हमने आईएएस की स्टडी के लिए हिस्ट्री, मैथमेटिक्स बाद में ऑप्शन सब्जेक्ट ऑलरेडी, तो 2 सब्जेक्ट्स होते हैं मेन एग्जाम्स के लिए आईएएस के लिए। तो 2 सब्जेक्ट्स आईएएस के लिए उस समय होते थे, तो इसलिए हमने मैथमेटिक्स और हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा। इंडियन हिस्ट्री में जो मेजर इवेंट्स होती थी उन घटनाओं को देख करके हमें लगता था कि भाई व्हाई इफ दिस हैड नॉट हैपेंड देन इंडिया कुड हैव बिकम द वर्ल्ड पावर अप नाउ, आई मीन सुपीरियर पावर इन द वर्ल्ड। क्योंकि वो घटनाएं घटी, लोग लूटते थे, इन्वेड करते थे, इन्वेजन जितने भी हुए, जितने भी आक्रमण हुए, आक्रमणकारी बाहर से आते, लूट के ले जाते, लोगों को मारते, इनोसेंट लोगों को मारते, और यहाँ किंगडम्स होते थे, आपस में लड़ते थे, एक दूसरे का वो करते थे। जयचंद और ये सभी जितने भी इवेंट घटी उन लोगों ने, क्योंकि इनर हेल्प की हेल्प से ही फॉरेनर्स आते, हमेशा एनिमीज को जो हिंट मिलती है वो अंदर साइड के लोग होते हैं, अपने ही फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो उनको बुलाते हैं और उसकी हेल्प से ये इवेंट घटती है। तो वो इवेंट जो घटती थी, लेकिन क्योंकि मोस्टली जैसे हमने कहा हुआ है कि ईस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है वो पीसफुल है। जितने भी सिविलाइजेशन हैं ईस्टर्न कंट्रीज की, इवन आप जापान से लीजिए, चाइना, जापान, इंडिया, मोस्टली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट होते हैं उनकी यहाँ से, इंडिया से मोस्टली जितने मेजर वो हैं जो रिलीजन्स हैं, धर्मास हैं, वो धर्म यहीं से स्टार्ट हुए। वो पीसफुल रिलीजन्स हैं, दे कंसीडर ऑल द रिलीजन्स इक्वल। ठीक है, जितने भी धर्म हैं पूरे वर्ल्ड के, रिलीजन और सेक्ट वगैरह अलग होते हैं। किसी कोई रिलीजन इज स्टार्टेड बाई मैन, यू नोन एज रिलीजन और सेक्ट, right? So all the Western religions, they are sects started by one person, right? Either Lord Christ or Prophet Muhammad. Okay, so that is known as a religion or sect. But here dharma means the duties of a person. This is from time immemorial. Time is not given. Is by not started by any person. जो भी राम, कृष्णा, जो भी हमारे लॉर्ड्स हुए, they were the महापुरुषास. They followed all those religious duties. So because of that, they are considered as महापुरुषास। और जो लोग अच्छे लोग होते हैं उनमें क्वालिटीज होती हैं, उन क्वालिटीज को हम लोग एडहेयर करते हैं, उनकी तरह से ड्यूटीज फॉलो करना चाहते हैं। तो दिस इज आवर फॉलोइंग। ठीक है, हमारा जो
धर्म जो है वो धर्म इज ड्यूटीज, अवर ड्यूटी टुवर्ड्स नेचर, अवर ड्यूटी टुवर्ड्स पेरेंट, ड्यूटी टुवर्ड्स कंट्री, ड्यूटी टुवर्ड्स our family members and others, okay, mother, father, brother, sister, all these kinds of duties को हम धर्म कहते हैं। धर्म जो होता है वो हर किसी का हमारे यहाँ धर्म होता है, that is duties. So duty is related to the धर्म. If you are very virtual person, अच्छे हैं आप, ईमानदार हैं, तो आप अपनी ड्यूटीज को फॉलो अच्छी तरह करते हैं, ठीक है। वो ड्यूटीज आपके टाइम पे डिपेंड करती हैं। इफ यू हैव द टाइम यू परफॉर्म योर ड्यूटीज फुली, तो वो ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आपके पास समय है, अगर सही है समय और जो वो है, हमें मोस्टली समय इंपॉर्टेंट होता है, टाइम, उसके हिसाब से आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो वेस्टर्न रिलीजन है वो मोस्टली लूटिंग, प्लंडरिंग, किलिंग, ऑल दीज थिंग्स दे आर इन्वॉल्विंग। वो जो दूसरों का पैसा लूट करके, मार करके लोगों को, और अपना लूट का जो माल होता है उसकी हेल्प से वो अपना काम करते थे, ये उनकी वेस्टर्न कल्चर है। लेकिन ईस्टर्न कल्चर इज जस्ट टू व्हाट यू कॉल एस्टैब्लिश पीस इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में शांति स्थापना करना और शांति स्थापित करना, सभी लोगों को अपने जैसा समझना, ये हमारी इंडियन कल्चर है। इंडियन वैदिक जो वो है रिलीजन और वैदिक धर्म, दैट सेज दैट यूनिवर्स इज योर ओन फैमिली, ओके, वर्ल्ड योर ओन फैमिली। कहते हैं कि या सर्वे धर्म, सभी धर्मों को इक्वल होता है। इसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, मीन्स वसुधा मीन्स अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी आपकी पूरा कुटुंब है, आपकी फैमिली है। तो वसुधैव कुटुंबकम जो भावना है, अयम निज परोवेति गणना चित्साम, ओके, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव मीन्स जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं उनकी तो पूरा वसुधा ही कुटुंब के बराबर होती है। ये मेरा है, वो तेरा है, ये छोटी मोटी लोग जिनकी नीच बुद्धि होती है वो उनकी ये गणना होती है, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। अयम निज परोवेति, ये मेरा है, वो तेरा है, ठीक है। गणना लघु चित्सा, जिनकी चेतना छोटी होती है, लघु होती है, उनकी ये कहावतें होती हैं। बट उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंब, जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं, ये वेदों की ऋचा है, वेद ऐसे कहते हैं हमारे, और ये धर्म है इंडियन रिलीजन। तो ईस्टर्न रिलीजन which went from India to other countries towards West, or from Western countries mostly Jewish religion, Christian religion, and Islam. All these religions are having some plundering activities. Their sect, that sect depends upon the duties to kill other religions. They consider their own religion as superior one. Okay, there is one mental power, logical power. Logic is based in Indian religion. If we can prove that it's logically true, then that is known as dharma. Okay, dharma is having logic first. Logically, if we can prove that this is true, 100% true, that we can consider as the religion, as a dharma. Okay, so dharma, Indian dharma includes logic. So, and Western religions are based on mental power. Mentally, if you have accepted that this is going to happen, this we have accepted from this and that, so this is superior to others. So they consider their own religion as superior to others. But Indian religion says that all dharmas are equal. Okay, this is our concept. But other religions coming from Western countries, they consider that their religion is superior than to others or to others. That is, ये दोनों में डिफरेंस होता है, वो धर्म की बातें अलग करते हैं। नाउ कम टू द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, तो हम इन इवेंट्स को जो फॉरेनर्स के अटैक हुए है ना इतिहास में मोस्टली, और इवन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से 1918 तक चला, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1938 टू 1945। उस समय क्या सिचुएशन थी, ओके, एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स की कंडीशन थी, उसमें कंडीशन ये प्लैनेट्स कहाँ किस तरह ट्रांजिट कर रहे थे, उनका गोचर क्या था, कौन कौन से प्लैनेट की कंडीशन क्या थी। क्योंकि जब कभी वर्ल्ड वॉर इस टाइप की घटना होती है, थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ पीपल आर किल्ड, तब उस केस में कुछ प्लैनेटरी कंडीशंस होती हैं। जैसे मैंने आपको कोविड-19 का एंट्री पॉइंट बताया, किस तरह से किस कंडीशन में एपिडेमिक टाइप की बीमारियां स्टार्ट होती हैं, तो उसमें हमने बताया था आपको राहु केतु एक्सिस में, और सैटर्न और मार्स, इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन और कंजक्शन होता है। जैसे सैटर्न के साथ में केतु था, और राहु के साथ मार्स था, मंगल, राहु मंगल और केतु और शनि, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब आपस में आमने सामने आ गया और उनकी डिग्री एग्जैक्टली हो गई, सबकी डिग्री लगभग इक्वल हो गई, उस केस में ये ऐसी घटनाएं घट जाती हैं और स्टार्ट हो जाती हैं, इन्वेंट हो जाती हैं। इस तरह से हमने बताया था, ये जो घटना होती है
उसमें काफ़ी लोगों की किलिंग होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, एपिडेमिक्स वगैरह आते हैं, जैसे कोविड-19 की तरह से, जैसे प्लेग के टाइम पर भी ऐसी ही घटना आती है। तो ये सभी जितनी पास्ट इवेंट्स हैं उनको हम एस्ट्रोलॉजिकली किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह से लॉजिकली डिफाइन कर सकते हैं। रिसर्च अगर आप करेंगे तो जितनी पास्ट इवेंट्स हुई हैं तो उनकी जब कंडीशंस आप देखोगे, उनकी हैपनिंग और इवेंट्स की अकरिंग जब देखोगे, घटना जब घटित हुई थी उस समय का टाइम पीरियड देख करके आप हाउस को बनाते हैं तो प्लानिटरी जो कंजक्शन है, प्लानिटरी पोजिशन है और जो ट्रांजिट होता है प्लैनेट का, गोचर होता था प्लैनेट उस समय कहाँ कहाँ किस राशियों में थे, वो आप देखोगे तो 100% ट्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये रिसर्च पॉइंट है उन लोगों के लिए जो आगे पढ़ना चाहते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं, दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस। उनके लिए ये अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत अच्छा रिसर्च पॉइंट मिल जाता है। जितनी भी इवेंट घटी है अगर आपके पास में कैलकुलेट करने की, हॉरोस्कोप निकालने की, मैं उसको बाद में लूंगा क्योंकि आप डिसाइडेड, अभी तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि सन की हेल्प से, जहाँ जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि बिना किसी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के आप अपनी हॉरोस्कोप किस तरह बना सकते हैं। हॉरोस्कोप बनाने के लिए सिर्फ सन की पोजीशन देखनी है कि सन क्योंकि एक राशि के अंदर एक हाउस में और एक हाउस में कह सकते हैं एक हाउस में 2 घंटे तक रहता है, इसलिए पूरी कुंडली को घूम जाता है 24 घंटे में सन, और सन लग्न में फिर आ जाता है सुबह के टाइम पर। तो सुबह जब सनराइज होता है, सनराइज के टाइम पर सन फर्स्ट हाउस में लग्न में आ जाता है, उसके बाद 2 घंटे वहां रहता है, 2 घंटे नेक्स्ट हाउस में, 2 घंटे लगभग एवरेज 2 घंटे का है। 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाती है, कभी आगे कभी पीछे रह जाता है, लेकिन एवरेज 2 घंटे पर हाउस में रहता है। ठीक है, और जो राशि होती है उसकी उसी राशि में रहता है 1 महीने के लगभग सन, लेकिन उस राशि की हेल्प से सन 2-2 घंटे रहते हुए एक घर में उसकी पोजीशन मूव करती रहती है। इस तरह से हम हॉरोस्कोप आराम से बना सकते हैं, कुंडली आराम से बना सकते हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग। मैं भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से हमने ये हॉरोस्कोप बनाई हुई है और आइडिया आप लगा सकते हैं कि ओके ओके ये टाइम था 2 घंटे सन यहाँ रहा होगा इसलिए सन यहाँ पर है। उसकी हेल्प से ही आप लग्न में कौन सी राशि आएगी, सिर्फ उस महीने में जब आपका बर्थ हुआ या जिस घटना घटी उस महीने के अंदर सन की पोजीशन किस राशि में थी, सिर्फ इतना आपको आना चाहिए। उसकी हेल्प से आप हॉरोस्कोप को डिसाइड कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा ये चीजें, मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि जो मैथमेटिकली परफेक्ट होते हैं लोग उनको आइडिया लग जाता है कि क्योंकि ये मैथमेटिकली एकदम 100% ट्रू है। सनराइज से 2 घंटे सन पहले हाउस में रहा हुआ, फिर 12th हाउस में, क्योंकि सन मूव करता है क्लॉकवाइज, इस तरह से मूव करता है। और हमारी जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल है हॉरोस्कोप बनाने की, कुंडली बनाने की, वो इस टाइप की है। इसमें क्या होता है, सन तो इस तरह मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन हाउसेज जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह होते हैं, जैसे फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ऐसे राशियां इस तरह बढ़ती हैं, लेकिन सन की पोजीशन क्लॉकवाइज बढ़ती है। पहले 2 घंटे फर्स्ट हाउस में, फिर नेक्स्ट 2 घंटे 12वें घर में, ये 12th हाउस कहलाता है, ये 11वां घर है, ये 10th हाउस है, 10वां घर, ये 9वां है, ये 8वां है, 7वां है, 6वां है, 5th है, 5वां, ये 4था, ये 3रा है, दूसरा है, ये फर्स्ट हाउस है। इस तरह सन की मूवमेंट इस तरह होती है। आप देखोगे, मैं बताऊंगा कि हमने क्या क्या टाइम दिया हुआ है। उस दिन 6 दिसंबर 1992 को 1992 की घटना थी ये, जब अयोध्या में जो राम टेम्पल होता था उसकी जगह पर बाबर के टाइम पर उसको डिस्ट्रॉय करके, है ना, मॉस्क बनाएगी उसके जो कमांडर इन चीफ था उसके द्वारा। अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि एवरीथिंग इज अवेलेबल, क्योंकि काफी डिस्कशन हुआ इसके ऊपर, और अब राम टेम्पल वहां बन रहा है, ठीक है, बन रहा है, उसका इनॉग्रेशन हो चुका है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। और उसके नीचे भी एक्सकवेशन जब किया गया, खुदाई की गई उसके अंदर से, तो सभी चीजें, काफी चीजें मिली जो कि हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है। सभी राम टेम्पल को इंडिकेट करते हैं कि राम टेम्पल 12th सेंचुरी में था, उससे पहले भी वहां बनाया गया था। तो राम टेम्पल के अवशेष वहां मिलते हैं इस तरह से, क्योंकि ये तो क्लियर है, क्योंकि सभी जितने भी आप अगर जहांगीरनामा, बाबरनामा पढ़ते हो, है ना, जो इन राजाओं के टाइम पर इन जो मुस्लिम रूलर्स आए थे, इन बिल्डर्स, तो उन लोगों ने अपनी पूरा राज्य के बारे में, अपनी एक्टिविटीज के बारे में लिखा हुआ है। जहांगीरनामा में एक एक इवेंट लिखी हुई, अपनी 22 ईयर्स तक जहांगीर रहा था, उसका राज था। उसने एक घटना कि आज मैंने उस हिंदू को मारा, आज मैंने उसको कत्ल किया, आज मैंने इसको कुछ किया, एवरी डे की घटना उन्होंने लिखी हुई है। तो आप पढ़ोगे तो लगता है कि क्या इन ह्यूमन एक्टिविटीज ऑलवेज दे वर इन्वॉल्व, ठीक है। इस तरह से ये इवेंट जो होते हैं वो दे वर नॉट हैविंग ऑल काइंड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स
जो राजाओं के अंदर होनी चाहिए, सब पूरी प्रजा को एक जैसा देखना, दूसरों पर आप कुछ जजिया कर लगाते हैं, कुछ पर नहीं लगाते हैं, ये सब जो इनइक्वलिटी होती है वो राजाओं के अंदर उस समय होती थी, क्योंकि प्लेंडरर्स थे, दे वर द प्लेंडरर्स ओनली, दे वर नॉट द एक्चुअल रूलर्स, दे वर नॉट लविंग कंट्री, लविंग इंडिया, दे वर जस्ट plundering India and taking money to other their native countries. So that is their main objective. जैसे ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने थोड़ा पैसा प्लंडर किया और पैसा बाहर ले गए, अपनी लाइब्रेरियाँ वो सब किताबों से भरी हुई वहाँ पर, है ना। तो इस तरह से सभी जितने भी वेस्टर्न इन्वेडर्स आए उन्होंने काफ़ी लूटपाट किया और लूटपाट करके जो भी पैसा ले गया उसका सब। लेकिन उस केस में, उन इवेंट्स में वो लोग किलिंग करते थे, इनोसेंट लोगों की किलिंग होती थी। जो लोग अपोज करते थे उनको तो मारा जाता ही था, लेकिन बाकी लोगों को भी, क्योंकि जो उनके रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं आप उनको मार देते हैं, क्योंकि उनका रिलीजन कहता है कि अगर आपको नहीं मानते हैं हमारे रिलीजन को, आइदर यू हैव टू एक्सेप्ट, नहीं तो जिजिया कर दीजिए, जिजिया कर नहीं देते आपको मारा जाएगा। इस तरह से ये किलिंग उस समय हुआ करती थी, ठीक है। ये जो एक्टिविटीज थी तो वो घटना कैसे घटती थी, एस्ट्रोलॉजिकली आप किस तरह एक्सप्लेन करोगे इसको, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हम इसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, फैक्ट्स क्या होते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। जैसे हमने 1992 में, क्योंकि पुलिस ने शूटिंग करके काफ़ी राम भक्त को मारा था 1992 में, चीफ मिनिस्टर जो थे उत्तर प्रदेश के उस समय मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने किलिंग करवाई काफ़ी, है ना, लोगों को मरवा दिया 1992 में। तो उस केस में ये जो घटना घटी और मॉस्क को तोड़ा गया, उस मॉस्क को जो मॉस्क बनी थी उसके डिस्प्यूटेड साइट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्प्यूटेड साइट कहा, क्योंकि टेम्पल को बना करके अगर आप उसके ऊपर कोई दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें सब कुछ दिखता है, तो सभी जितने भी वो उसमें फ्लावर्स और जितने भी जो कंस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा जितना निर्माण का कार्य था वो सब लगता था, पिलर्स वगैरह सभी इंडियन स्टाइल के थे, और सभी वो उसमें वो चीज़ें नहीं मिलती मॉस्क वगैरह में, क्योंकि उनका जो मॉस्क बनाने का तरीका है वो अलग होता है। उसमें जितने भी स्टैचू वगैरह सभी मिलती थी उसके अंदर, है ना, काफ़ी, और प्लांट्स की, है ना, और गॉडेस वगैरह की सभी मूर्तियाँ उसमें दिखती थी आप, तो वो नहीं लगता था कि मॉस्क है, एक्चुअल में मॉस्क है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 40,000 टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, है ना, डिस्ट्रॉयड किया, उसके बाद उन्होंने या तो उनको खत्म किया, उसकी जगह पर मॉस्क बना दिया। तो ये घटना थी, पॉजिटिव ऐसा होता था, ये उनका मेंटलिटी होती थी। लेकिन इंडियन मेंटलिटी ऐसी नहीं होती। इंडियन मेंटलिटी कभी किसी लोगों को कभी किल नहीं किया, किल करते थे तो उससे पार्डन करके उसको वापस कर देते थे, ऐसा होता था। कभी इंडियंस ने इन्वेड नहीं किया बाहर जाके किसी फॉरेन कंट्रीज में, और अगर फॉरेन कंट्री जैसे राम वेंट टू श्रीलंका बिकॉज ऑफ हिज वाइफ वाच, यस, क्योंकि उनकी वाइफ को किडनैप किया गया था, तभी रावण को मारने के लिए श्रीलंका जाते हैं। श्रीलंका में वो वापस उसको राज्य को, भाई को दे के आते हैं और वो वापस लौट के अयोध्या जाते हैं। ये घटनाएं होती थी राजा को जो है। ये इंडियन कल्चर है, वो बाहरी कल्चर, हम नॉट गोइंग टू उस कल्चरी बात छोड़िए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पाई है। तो ये जो घटनाएं घटती थी, उस घटनाओं में कितने लोगों की किलिंग होती थी, इनोसेंट लोगों को मारा जाता था। कहते हैं कि लोग काफी पिलर्स के पिलर बना करके लोगों की, है ना, उनकी डेड बॉडीज के ऊपर, लाशों के ऊपर वो लोग डांस करते थे, जो भी करते थे, और गर्दन काट करके जाने क्या क्या करते थे। तो ये उनकी एक्टिविटीज होती थी, इनह्यूमन एक्टिविटीज कह सकते हैं आप इसको। ये उनकी रिलीजन बोलती है, बट दैट रिलीजन इज दिस काइंड ऑफ रिलीजन दे हैव। नाउ कम टू द पॉइंट। तो वो जो जितने किंग्स थे, इन्वेडर्स, उन्होंने कितने लोगों को मारा, वो उसमें पोजीशन क्या थी प्लैनेट्स की, उस प्लैनेट की कंडीशन से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तैमूरलंग, इन्वेजन ऑफ तैमूरलंग, ठीक है। उससे पहले, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम 708 इस AD में आता है। उसके बाद में फिर देन महमूद गजनवी 1017 to 24 समथिंग 17 टाइम्स ही प्लंडर सोमनाथ टेम्पल। उसके बाद में फिर 11th सेंचुरी में, है ना, 2000 उसमें कुतुबुद्दीन ऐप का आता है। उसने पूरा दिल्ली को, कुतुबुद्दीन जो वो कुतुब मीनार है उसके अंदर भी टेम्पल्स बताते हैं, 27-25 टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके अभी भी वो देखते हैं उसके अंदर। वो तो ओबियसली लिखा हुआ है, ही हैज रिटन देयर, इतने टेम्पल्स को, जैन टेम्पल्स और हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके मैंने ये बनाया हुआ है। तो ये घटना घटी थी कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद में स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होती है। आफ्टर स्लेव डायनेस्टी उसके बाद में मोहम्मद गौरी 1191-92 में आते हैं, है ना। तो पृथ्वी चौहान से उसका वो होता है। तो ये घटना जब घटती थी उस समय क्या पोजिशन थी मोहम्मद गौरी के टाइम पर, क्या इवेंट, क्या पोजिशन थी प्लान्स की, क्योंकि दैट वाज मेजर इवेंट हैपेंड इन द हिस्ट्री। तो जितनी हिस्टोरिकल इवेंट घटती हैं
प्लंडरिंग, किलिंग ऑफ द पीपल, ऑल दीज थिंग्स वर डन। तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या डिफाइन करती है, किस तरह से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज अवर मेन ऑब्जेक्टिव। वो हमारा ऑब्जेक्टिव, उसको हम देखते हैं। इस तरीका है आज का मतलब बताने को कि उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ये मैंने बेसिक 10 कंडीशन ले रखी, लगभग 10 पोजिशन हम इसको, इसकी हेल्प से हम डिस्कस कर सकते हैं। इवन नवांश जो बनाया हुआ, पहले मैं बताता हूँ हॉरोस्कोप हमने कौन सा लिया हुआ। उस समय 6 दिसंबर 1992 को ये वाला तो टॉरस साइन लग्न में लेके हमने उसको बनाया हुआ हॉरोस्कोप। टॉरस साइन क्यों लिया हुआ, क्योंकि ये इंडियन हॉरोस्कोप जो होता है, इंडिपेंडेंस हॉरोस्कोप, जैसे मैंने आपको बताया कि पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी उन्होंने ये हॉरोस्कोप टॉरस साइन के साथ बनाया था, वो मैंने यहाँ बना रखा है। ये वाला है टॉरस साइन का, ये एक्चुअल इंडियन इंडिपेंडेंस डे है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस डे का ये हॉरोस्कोप है, जिसमें ये वृष राशि है, वृष राशि लग्न में है, और ये वृश्चिक राशि 8वीं वृश्चिक राशि, ये 7th हाउस में, ये टॉरस, ये फिर और ये वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, और ये मीन राशि, और ये एरीज मीन्स मेष राशि। ठीक है, तो मेष राशि से स्टार्ट करके इस तरह की राशियां होती हैं, हम इसको इस तरह लिखते हैं, ये हाउस से। आप जब देखिए तो उस समय जो इंडिपेंडेंस में लिखा इंडिपेंडेंस हॉरोस्कोप, इंडिया इंडिपेंडेंस हॉरोस्कोप, ये होता है। तो इसलिए मैं टॉरस साइन लेकर के आप डिफाइन करते हैं टॉरस साइन में प्रेजेंट में क्या सिचुएशन थी। अब टॉरस साइन लग्न में कब आएगा, क्या आएगा, तो ये आप आइडिया लगा सकते हैं कि सन को किस उसमें होना चाहिए, किस हाउस में होना चाहिए, क्योंकि सन उस समय दिसंबर के टाइम पर किस राशि में था, ये आपको देखना चाहिए। सन उस समय जब ये है भाई 12 मेहर के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि 12 मेहर ने मकर राशि लेकर के इंडियन हॉरोस्कोप बनाया था। उस मकर राशि के लग्न, मकर राशि 10वीं राशि ये मकर राशि है, मकर राशि का लग्न लेकर के जब हॉरोस्कोप बनाते हैं तो इंडियन कंडीशंस को डिफाइन करते हैं। वो एक्चुअली में इस तरह से मोस्टली जो एस्ट्रोलॉजिस्ट वगैरह हम लोग सभी जितने भी हैं वो इस पॉइंट को लेते हैं, इसको लेकर के भी डिफाइन करते हैं। इसकी हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वेदर कंडीशंस क्या होंगे इंडिया में, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, है ना, फॉरेन ट्रेड क्या होगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह क्या होगा, कंडीशंस क्या होंगी इंडिया की ईयरली और एनुअली, और पूरे एक साल का हम निकाल सकते हैं, इसको देख करके बताते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। उसके बाद क्या होता है कि ये घटना होती है मकर राशि को लेकर के, ये 12 मेहर ने दिया था, इसकी हेल्प से भी हम डिफाइन करते हैं। ये मैंने हॉरोस्कोप उस समय टाइम क्या लिया हमने इसके लिए, ये 10 बज के ये लिया हो 10:30 का टाइम लेके 6 दिसंबर 1992 को 10:30 बजे अयोध्या, प्लेस ऑफ बर्थ है अयोध्या। तो अगर हॉरोस्कोप बनाते हैं तो ये क्योंकि 10:30 सन कहाँ होगा 11th हाउस में, पहले हाउस में, उसमें सनराइज 5:30 बजे होता है, तो 2 घंटे 7:30 बजे तक यहाँ पर, 7:30 से 9:30 बजे तक यहाँ पर लगभग, फिर 9:30 से आगे है ना, 9:30 से 2 घंटे आगे 11:30 तक यहाँ पर। तो ये 11th हाउस में सन आ गया ना। सन की हेल्प से, सन उस समय वृश्चिक राशि में था दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर को वृश्चिक राशि में होता है सन। तो कितना दिसंबर था, 6 दिसंबर था, इसलिए 6 दिसंबर से लगभग 14-15 दिसंबर तक ये इसी में वृश्चिक राशि में रहेगा। फिर दिसंबर से लेके नेक्स्ट 14 जनवरी तक फिर रहता है सजिटेरियस साइन, है ना, धनु राशि में। फिर धनु राशि के बाद में मकर राशि में स्टार्ट हो जाता है मकर संक्रांति, तो 14 जनवरी या 15 जनवरी के आसपास होती है, मकर संक्रांति बोलते हैं इसको। मकर राशि में सन की एंट्री, तो वो आप देख रहे हैं अपने आप ही कि सन उस समय वृश्चिक राशि में था दिसंबर में, 6 दिसंबर 6 दिसंबर 1992 10:30 टाइम लिया, तो सन आ गया इसमें नेचुरली। जब वृश्चिक राशि यहाँ पर है, धनु राशि ये होगी, मकर राशि लगना, इसलिए मकर राशि का हॉरोस्कोप हमने बना ली, सिंपल। तो ये मकर राशि का हॉरोस्कोप जब बन जाता है तो देखते हैं प्लैनेटरी कंडीशन, प्लैनेट्स उस समय उस दिन कहाँ कहाँ पर थे। जुपिटर, गुरु ये था, ठीक है, बुध, सन और राहु, सूरज और राहु, ये तीनों एक साथ 11th हाउस में थे। केतु सामने 5वें घर में हो गए। चंद्र और मून मेष राशि में आ गए, मेष राशि पहली राशि में,
एरीज साइन बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा, उसके बाद मंगल आ गया। मंगल नीच का है, इसमें रेट्रोग्रेडेड है, लेकिन रेट्रोग्रेडेशन खत्म हो गया, नीच भंग हो गया। लेकिन मंगल ये कर्क राशि में है, कर्क राशि 4th साइन में है, और ये शनि 10th हाउस में। अच्छा जी, 10th साइन में, और ये लग्न में है। शनि और शुक्र दोनों ही लग्न में थे उस दिन। अब इसके लिए क्या कंडीशन, सबसे पहले जैसे जो रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं और बेसिक चीजें हैं जिनको हम पढ़ करके, जिसको हम देख करके एक्सप्लेन करते हैं, प्रोडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कंडीशन, ऐसी घटनाएं घट सकती हैं क्योंकि ये पोजीशन आने वाली है प्लैनेट्स की। तो प्लैनेटरी कंजक्शन को देख के, प्रॉमिसेस हॉरोस्कोप में है कि नहीं है, उनको देख के हम ये बताते हैं कि भाई ये प्रेडिक्शन ऐसा होगा, ये घटना ऐसी घटेगी। तो उसके लिए बहुत सारी कंडीशन है, वो सब समझना होता है, बेसिस क्या क्या है बताएंगे उसको बाद में। अब आइए पॉइंट पर। सबसे पहली बात, ये तो इंडिपेंडेंस का हॉरोस्कोप मैंने सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप देख सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे का हॉरोस्कोप ये है। 3rd हाउस में 5 प्लैनेट हैं, सैटर्न, मून, सन, मरकरी, वीनस, ये 5 ग्रह 3rd हाउस में है। मंगल 2nd हाउस में है, मार्स, और ये राहु है, ठीक है, लग्न में उच्च का है, केतु उच्च का है, और जुपिटर ये तुला राशि में है, 6th हाउस में है। उस दिन ये इंडिपेंडेंस डे का 15 अगस्त 1947 का है, रात का 00:15 का लिया हमने। तो रात को 12:30 बजे, 12:15 बजे का टाइम है रात का। 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाती है और 14 अगस्त का एंडिंग था 1947 का। ये हॉरोस्कोप उस समय का था, ये मैं बता चुका हूँ आपको कि पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी और उनके साथी सूर्य नारायण व्यास, इन दोनों ने मिलकर के ये हॉरोस्कोप इंडियन इंडिपेंडेंस का बनाया था रात को। तभी रात को इंडिपेंडेंस इंडिया को मिली थी, ब्रिटिश को यहाँ से सी ऑफ किया था। तो इस तरह से ये किया गया था, क्योंकि हॉरोस्कोप ये बनाया गया, तो उसकी हेल्प से इंडिया इंडिपेंडेंस मिली थी। अब इसकी हेल्प से ही हम यानी टॉरस साइन लेकर के लग्न में हॉरोस्कोप में दिखाते हैं कि भाई इस समय प्लैनेटरी कंडीशंस क्या है। तो ये हमने तो बताया मकर राशि के लेकर के, तो 12 मेयर का पॉइंट है, ये कुंडली है, बर्थ हॉरोस्कोप हो गया उस दिन का 6 दिसंबर का, और ये उसका नवांश हो गया। ये इसका हमने नवांश नीचे ले रखा है। इस नवांश को मैं जरा बताता हूँ, ये इसका नवांश है, इस कहते हैं नवांश। ये हो गया इसका नवांश, और ये है जन्म राशि, उस दिन की जन्म कुंडली, नोट राशि जन्म कुंडली। ये जन्म कुंडली उस समय की 6 दिसंबर को मकर राशि लग्न में लेकर के हमने मकर राशि हमने क्यों ली, क्योंकि 12 मेयर के अकॉर्डिंग जब मकर राशि आप लेते हैं तो उस समय प्लैनेटरी कंडीशंस क्या थी उस दिन पर्टिकुलरली, उसकी हेल्प से आप इस घटना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कंडीशन बताऊंगा क्या कंडीशन थी उस समय, क्या कंडीशंस होती हैं जो हमें स्टडी करना चाहिए, उसकी हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो 10 कंडीशन लगभग मैंने ली हुई है, ये 10 पॉइंट्स आज मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं ये घटना अगर हम देखते हैं तो क्या क्या क्वेश्चन आती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये लिया हमने टॉरस वाला, ये जो टॉरस साइन था इंडिपेंडेंस डे का हॉरोस्कोप है, उसकी हेल्प से हमने टॉरस साइन लग्न में लिया। तो टाइम क्या लिया, क्योंकि सन को उस समय कहाँ होना चाहिए, क्योंकि टॉरस साइन कब आएगा, सन उस समय ये स्कॉर्पियो में था उस दिन 6 दिसंबर को स्कॉर्पियो में था। तो 5:30 बजे का टाइम हमने लिया, ये 17:15 का, सॉरी नॉट 5:30 बट 5:15, ये 17:15 आवर्स, 17 घंटे 15 मिनट, और ये घंटे हो गए आवर्स, ठीक है। और 6 दिसंबर 17:15, दैट मीन्स 5:15 शाम का टाइम लिया। तो 5:15 बजे सन 7th हाउस में था, ये स्कॉर्पियो यानी ये वृश्चिक राशि यहाँ लगन, ये 7th हाउस में, अगर वृश्चिक राशि 7th हाउस में है, सन वहां पर बैठा हुआ है नेचुरली। इसके बाद में दूसरी जो राशियां हैं तो कैसे हैं, ये 7th साइन है यहाँ पर, और बढ़ती राशियां ये धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, और ये मेष राशि और वृष राशि लग्न में आ गई। इस तरह से राशियां इस तरह बढ़ती हैं, सन इस तरह चलता है टाइम के हिसाब से। मॉर्निंग में 1st हाउस में शुभ है यहाँ पर, फिर दोपहर से पहले यहाँ पर, दोपहर को यहाँ पर, शाम को ये, और इवनिंग में यहाँ पर, फिर
सनसेट के टाइम पर यहाँ पर होता है 2 घंटे के लिए 7th हाउस में। इस तरह से सन इस तरह मूव करता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ जब हमने यस दोस्तों, तो हम लोग ये आगे कोशिश करते हैं। तो इसकी हेल्प से ये है टॉरस साइन। ये दूसरा ये इंडिपेंडेंस डे का टाइम जो हॉरोस्कोप था लग्न में टॉरस साइन था या वृष राशि थी लग्न में, उस लग्न वाली वृष राशि को लेकर हमने ये हॉरोस्कोप बनाया। इसकी जो नवांश है वो नीचे है, नवांश D9 इसे कहते हैं नवांश। ये नवांश हमने बना दिया है नीचे, नवांश हो गया, ये नवांश कुंडली है और ये जन्म कुंडली है। उस दिन की बर्थ हाउस को बोलते हैं इसे, जन्म कुंडली और बर्थ हाउस को देखा। ये बर्थ हाउस को होगा उस दिन 6 दिसंबर 1992 का। अब हम आते हैं कि भाई क्या क्या कंडीशन होती हैं जिनकी हेल्प से हम उस घटना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था, एक घटना तो बहुत मेजर थी कि जब राहु केतु एक्सिस के अंदर सैटर्न और शनि और मंगल ये दोनों आ जाते हैं, कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। राहु केतु एक्सिस में राहु के साथ में मंगल और केतु के साथ में शनि, ये मेजर घटना थी। जब कभी ये घटना घटती है, मीन्स ये पोजीशन आती है, तो उसमें कोई एपिडेमिक मेजर घटना घटती है, कोई बहुत बड़ा किंग की डेथ हो जाती है या अर्थक्वेक आता है जबरदस्त जिसमें काफी लोग मर जाते हैं, है ना। कोई किंग मरता है, किंग के मरने के टाइम पर भी काफी लोगों की किलिंग या हो जाती है, सुसाइड कर लेते लोग, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब ऑलवेज किलिंग इज इंडिकेटेड, killing of innocent people is indicated on that particular position। ये पोजीशन क्या होती है, शनि के साथ में केतु और राहु के साथ में मंगल, ये आपस में कॉम्बिनेशन कंजक्शन होता है। ये वन ऑफ द पोजीशन होती है, वन ऑफ द फैक्ट्स होता है। इस फैक्ट को देख के हम बता सकते हैं भाई ये पोजीशन आने वाली है, राहु केतु एक्सिस के साथ में शनि और मंगल ये बैठ आने वाले, साथ साथ जब ऐसे डिग्री इनकी मैच करेंगे तो ये घटना घट जाएगी। ऐसी कोई इवेंट हो सकती है जिसमें आप मेजर किलिंग लोगों की होगी, यानी काफी लोग मारे जाएंगे। इस तरह से हम इस बात को पॉइंट को लेकर चलते हैं। ये तो है ही मेजर इवेंट, मेजर मतलब पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स, इसको हम देख के चलते हैं। तो ये कंडीशन जो हमने ली है यहाँ पर। सेकंड, फर्स्ट हमने लिया है कि सैटर्न और पहला है राहु केतु एक्सिस। राहु केतु एक्सिस कहाँ है? अब जैसे जिस दिन इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ उस समय तो राहु केतु एक्सिस, राहु एक्सॉल्टेड था। ये राहु टॉरस साइन में, महर्षि पाराशर के हिसाब से टॉरस साइन में, ये वृष राशि में राहु उच्च का होता है वो कहते हैं, जबकि बाकी जो ऋषि लोग थे वो कहते हैं जेमिनी मिथुन राशि में होता है राहु उच्च का। राहु उच्च डिग्री का एक्सॉल्टेड डिग्री में राहु किसमें होता है, महर्षि पाराशर के हिसाब से तो वृष राशि में होता है, जबकि बाकी ऋषि कहते थे धनु राशि सॉरी मिथुन राशि में होता है। इसमें जेमिनी साइन में होता है, मिथुन राशि में होता है। लेकिन दोनों में से किसी में हो, दोनों ही पॉजिटिव है, मीन्स एक्सॉल्टेशन का ही रिजल्ट देती है। जेमिनी में हमने मोस्टली मैं जेमिनी में ही देता हूँ, जब कभी राहु जेमिनी में आता है एक्सॉल्टेशन का रिजल्ट देता है, क्योंकि ये इसकी मूल त्रिकोण राशि कहते हैं। मूल त्रिकोण राशि मतलब इसकी ओरिजिनल राशि है, उसी का स्वामी है वो, ऐसे कहते हैं राहु। राहु अच्छा रिजल्ट जेमिनी या मिथुन राशि में देता है और इसमें देता है। ये तो पोजीशन थी इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पर, राहु एक्सॉल्टेड था। लेकिन इससे पहले जो घटना घटी थी मैं आपको बताऊंगा, 1946 का जो एंडिंग हो रहा था उस समय लोगों को मालूम पड़ गया था कि पाकिस्तान और इंडिया डिवाइड होने वाले, मतलब पाकिस्तान बनने वाला है इंडिया में से डिवाइड होकर के। तो लोगों में काफी हड़कंप मच गया। जो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाने वाले थे लोगों को आइडिया लग गया कि ये एरिया इतना उनको मिलेगा, पाकिस्तान बनेगा और इतना एरिया हिंदुस्तान में रहेगा। तो लोग इधर से उधर जाने वाले थे, काफी लोगों की किलिंग हुई, मर्डर हुआ। वो जो किलिंग घटना घटी थी नवंबर दिसंबर 1946 के एंड में। अब देखो पोजीशंस प्लैनेट की वो मैं डिस्कस करूंगा इवेंट को, क्योंकि वो जो किलिंग हुई थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर 21 लाख लोगों को मारा गया, काफी जबरदस्त किलिंग हुई, जो कि वन ऑफ द मेजर इवेंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री है जो नोट की जाती है। काफी बीच में भी काफी राइट्स हुए हैं, कम्युनल राइट्स हुए, और अप टू 70 years बिफोर 1914 नंबर ऑफ राइट्स हैड हैपेंड। उन
राइट्स में काफ़ी घटनाएं घटी, काफ़ी लोग मारे जाते थे। वो पोजिशंस भी हम डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिटरी कंजक्शन। तो कंजक्शंस को, इन प्लानिटरी कंजक्शंस क्या होते थे, क्या पोजिशन हो सकती है उस समय, उसकी हेल्प से आप देखोगे कि ऐसी घटनाएं घट जाती हैं लोगों की। क्योंकि मोस्टली जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि शनि और मंगल ये दोनों का जो पोजिशन होती है आपस में कंजक्शन, दोनों का एक राशि में बैठना या एक दूसरे को आस्पेक्ट करना, दृष्टि डालना एक दूसरे पर, एक दूसरे को देखना, उसके कहते हैं दृष्टि, है ना। मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर, शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर, जब इनका केंद्र में पोजीशन आ जाती है, मतलब सेंट्रल पोजीशन, जैसे लग्न में मंगल था उस दिन देखिए ये शनि कहाँ पर था, लग्न में अपनी राशि में। हालांकि मकर राशि शनि की राशि होती है, शनि मकर राशि और कुंभ राशि दोनों का स्वामी होता है, इन्हीं की राशि है शनि की। अपनी राशि में बैठा हुआ वीनस के साथ में, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ मंगल इसको देखता है, मंगल नीच का है उस समय, हालांकि नीच भंग हो रहा है क्योंकि रेट्रोग्रेशन भी है, और ये शनि इसको ये मंगल इसको यहाँ से वीनस द्वारा वो है आस्पेक्ट, लेकिन सिर्फ रेट्रोग्रेशन से ही नीच भंग हो जाता है, ये नीच भंग बनता है, रेट्रोग्रेशन है मंगल का। तो जब नीच का कोई प्लेनेट नीच का हो रहा है उस राशि में, वो रेट्रोग्रेशन भी है, तो कहते हैं कि नीच भंग राजयोग बन जाता है, नीच भंग हो रहा है। लेकिन फिर भी मंगल को शनि देखता है सामने से, इसे कहते हैं सातवीं दृष्टि, सेवंथ आस्पेक्ट। सातवीं दृष्टि की हेल्प से 1 2 3 4 5 6 7 सेवंथ दृष्टि से शनि देखता है, और मंगल भी सातवीं दृष्टि से देखता है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आप काउंट कर सकते हैं, जैसे काउंट कर सकते हैं। सातवीं दृष्टि है दोनों की एक दूसरे की। हर ग्रह अपने आप को एक दूसरे को सेवंथ दृष्टि हर किसी प्लेनेट की होती है, सामने वाले हाउस को वो प्लेनेट देखता है, उसमें कोई ग्रह बैठा तो उसको भी देखेगा, और वो सामने वाला ग्रह बैठा, जैसे मंगल शनि को देखता है, शनि मंगल को देखता है। तो ये जो दृष्टि है एक दूसरे की बड़ी हानिकारक होती है लिविंग क्रीचर्स के लिए, जो जिंदे लोग होते हैं, खास करके लिविंग थिंग्स मीन्स जो जितने भी जीवधारी हैं, उन जीवधारियों के लिए इन दोनों का आस्पेक्ट दृष्टि मंगल और शनि की काफी हानिकारक होती है, किलिंग इफेक्ट देती है, मर्डरस इफेक्ट देती है। तो इनमें इनकी हेल्प तो ये पोजिशन दिखा रही है। मंगल और शनि का हम दृष्टि आस्पेक्ट भी देखना चाहिए, उनका कंजक्शन भी देख सकते हैं कि शनि और मंगल की पोजिशन है क्या उस दिन क्या थी, उसकी हेल्प से भी हम इस इवेंट को डिफाइन करते हैं। तो पहले आपने देखा कि शनि और मंगल की कंजक्शन क्या है, आपस में दोनों एक राशि में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, आमने सामने देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, या उनकी दृष्टि केंद्रों में है। तो जैसे 10वीं एस्पेक्ट से 10वीं दृष्टि होती है शनि की 3 दृष्टि क्या होती है, 7 तो सभी की होती है, 7 दृष्टि होगी, 10वीं दृष्टि होगी और 3rd दृष्टि होगी, तीसरे घर को भी देखता है शनि कहाँ देखता है, शनि 7th हाउस को देखा है, शनि 1 2 3 ये तीसरे घर को भी देखा है, तीसरी दृष्टि बोलते हैं, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 3rd दृष्टि, 7th दृष्टि और 10वीं दृष्टि। 10वीं कहाँ होगी, 7th 8 9 10 ये 10वें घर को देखता है। यहाँ पर शनि अपनी ये उच्च की राशि होती है शनि के लिए, तुला राशि में शनि उच्च का होता है, तो इस 10th हाउस को बड़ा अच्छा कर रहा है, आस्पेक्ट कर रहा है, 10th हाउस को अच्छा आस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। उतनी ये घटना घटी, लेकिन जो प्रोफेशन है मीन्स 10th हाउस का प्रोफेशन के हिसाब से उसमें काफी लोगों को ये मतलब 10th हाउस जो प्रोफेशन का हाउस होता है उससे काफी लोगों को बेनिफिट भी हुआ बाद में, क्योंकि नाउ द ओरिजिनल पीपल हु बिलोंग टू द कंट्री दे वर बेनिफिटेड। तो ये इसके बारे में बाद में सिर्फ हम देख रहे हैं कि उस समय मैलिफिक पोजिशंस क्या थी, जो अशुभ पोजिशन थी, अशुभ जो घटना थी, अशुभ कहना चाहिए कंजक्शन प्लैनेट्स का आपस में पोजिशन कहाँ थी, है ना, जो ग्रह की पोजिशन थी अशुभ वाली, अशुभ पोजिशन मीन्स कहाँ पर बैठे हुए थे, उनकी जो स्थिति थी वो क्या थी, प्लैनेट्स की अशुभ परिस्थिति और स्थिति क्या थी, किस राशियों में कैसे कैसे बैठे हुए थे। पहली ये तो मेजर घटना है, शनि और मंगल एक दूसरे को देखते हैं। जब कभी भी शनि ये भी है, जब गोचर में शनि कभी भी मकर राशि में या कर्क राशि में आता है तो इंडिया में कुछ न कुछ जरूर अपहीवल्स होता है, जरूर ऐसी घटना घटती है, क्योंकि ये वारामेर का स्टेटमेंट है। वारामेर के यूज क्या करते थे कि कर्क राशि के अंदर, सॉरी कर्क राशि या मकर राशि या कर्क राशि, इनको जब कभी शनि ट्रांजिट करता है, ट्रांजिट गोचर करता है, मतलब शनि इस दोनों राशियों में आता है, जब कभी ट्रांजिट करता है, ट्रांजिट मतलब गोचर होता है, शनि इस समय कहाँ चल रहा है उसे कहते हैं गोचर।
ट्रांजिट, तो ट्रांजिट कहाँ कर रहा है? शनि का जब ट्रांजिट इन दोनों राशि में होता है, कर्क राशि या मकर राशि, तो भी ये मेजर घटना घटती है। मीन्स कोई न कोई इनोसेंट किलिंग और एक्सेट्रा हो जाती है, मेजर घटना घटती है। मीन्स कोई अपीवल इंडिया में आता है। तो इंडिया के लिए ये इसकी पोजीशन शनि की मकर राशि और कर्क राशि में जब कोई इनका ट्रांजिट होता है शनि का, वो अच्छा नहीं माना जाता है। इसकी हेल्प से भी हम, तो यहाँ तो मकर राशि में शनि है ही, ट्रांजिट कर रहा है, इसमें आया हुआ है, और ये कर्क राशि को भी देख रहा है सामने से, और मंगल भी इसको देख रहा है। तो ये तो बहुत ही हानिकारक घटना थी। उस समय काफी राइट्स हुए, मीन्स अलग अलग सिटीज में ये घटना घटी। मीन्स लोगों में आपस में कम्युनल राइट्स स्टार्ट हो गए। मुंबई के राइट्स हुए उस पीरियड में। गोधरा राइट, जो गोधरा इवेंट थी, घटना घटी गोधरा में, गुजरात में भी घटना घटी। 2002 की घटना है। उसके बाद में 92 के बाद में ये घटना घटी, क्योंकि उसके बाद में मतलब काफी ईयर्स तक, काफी सालों तक ये घटनाएं रिपीट होती रही। तो लोग उससे काफी वो उत्तेजित होते रहे। मीन्स उस घटना को फॉरगेट नहीं कर पाए, भूल नहीं पाए, उस घटना को बार बार रिवाइज करते हुए लोगों में आपस में कम्युनल राइट्स होते रहे। ये घटना है, इसलिए ये मेजर घटना घटी, क्योंकि ये जो पोजीशन दिखा रही है शनि और मंगल की, मेजर इवेंट है ये। और देखिए राहु केतु की जो पोजीशन थी इंडियन इंडिपेंडेंस हॉरोस्कोप, इंडिपेंडेंस के हॉरोस्कोप पे देखते हैं, ये जो हॉरोस्कोप उस दिन का हमने बनाया 6 दिसंबर को, तो पोजीशन क्या थी? केतु लग्न में, केतु नीच का है, क्योंकि राहु केतु की एक्सिस देखिए, राहु केतु यहाँ तो उच्च के हैं दोनों, मेरासी पारस के हिसाब से। राहु जो इंडिपेंडेंस डे का हॉरोस्कोप था उसमें राहु उच्च का था, केतु भी उच्च का है। केतु उच्च का स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में होता है, राहु वृष राशि में होता है, ऐसा महर्षि पारसर कहा करते थे। लेकिन जब अपोजिट हो जाएंगे दोनों, केतु यहाँ आता है, राहु यहाँ आता है, तो वो अशुभ होती है। एक्सिस राहु केतु एक्सिस अशुभ हो गई, दोनों एक नीच के हैं दोनों। इनका जब कंजक्शन और इनके ऊपर आस्पेक्ट, इनका आस्पेक्ट दूसरे के ऊपर दृष्टि इनकी, और इनके ऊपर दृष्टि मैलिफिक दृष्टि अगर आ जाती है, अशुभ दृष्टि कहें कि पड़ती है इन दोनों के ऊपर, तो वो काफी मेजर घटना घटती है, किलिंग काफी होती है। तो ये भी अच्छा नहीं है। केतु नीच का है टॉरस साइन में, यानी वृष राशि में, और वृश्चिक राशि में राहु नीच का है, साथ में सन बैठा हुआ है। सन राहु मैलिफिक दोनों, मतलब दोनों दुश्मन होते हैं, एनिमी का पोजीशन है, ये अच्छी नहीं है, ये भी घटना घट रही। तो ये सेकंड पोजीशन, ये मेजर इवेंट है। जब कभी तो सबसे पहली बात कि हम राहु केतु एक्सिस को भी देखना होता है। राहु केतु एक्सिस क्या है, उन दोनों आपस में उच्च के हैं, कैसे हैं, उन शुभ राशि में बैठे हुए, अशुभ राशि में बैठे हुए, उनकी मूल त्रिकोण राशियां हैं, या उनकी उच्च की राशियां हैं, या नीच की राशियां दोनों की। तो यहाँ नीच की राशियां थी, मेजर घटना घटी। ये मेजर इवेंट इंडिकेट करता है कि ये घटना जरूर इसी पीरियड में घटी, क्योंकि इसकी हेल्प से काफी लोगों की किलिंग हुई। आप जानते हैं कि वो किलिंग इतनी घटना घटती हुई कि लोग बताते हैं बाद में, जो गवर्नमेंट वो है फिगर्स हैं, जो गवर्नमेंट फिगर है यूपी गवर्नमेंट के, वो बहुत ही कम बताते थे कितने लोगों की किलिंग हुई है ना, 50 to 60 और वॉटेवर। लेकिन एक्शन में कितने लोग मरे कोई पता नहीं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। रीजन बाद उनकी डेड बॉडी को पानी के अंदर फेंक दिया, सरयू नदी के अंदर, और काफी लोगों को पेट्रोल डाल के जला दिया गया, पहले दफना दिया गया काफी लोगों को। यानी इतनी हीनियस एक्ट हुआ। ये जो किलिंग है ये दिखा रही है इवेंट कि ये दोनों ही प्लैनेट राहु केतु एक्सिस नीच की राशि में दोनों बैठे हुए हैं। नीच की राहु केतु एक्सिस है, मेजर इवेंट बताती है राहु केतु एक्सिस। और ये शनि मंगल, यहाँ भी देखिए शनि मंगल, या मंगल और ये शनि सामने आमने सामने, तो वो भी दिखा रहे। तो इंडियन इवेंट्स को दिखाने के लिए, हिस्टोरिकल इवेंट को दिखाने के लिए मकर राशि, कर्क राशि, इन दोनों के भी कॉम्बिनेशन, इन दोनों राशियों में क्या शनि का एंट्री हो रही है, शनि और मंगल इनकी आस्पेक्ट करते हैं इन राशियों को कि नहीं, यानी कर्क राशि को मंगल है कि नहीं, जैसे इस केस में था। तो इनकी जो पोजीशंस होती है शनि और मंगल की, वो भी हमें मकर राशि, कर्क राशि के अंदर देखना चाहिए। कर्क राशि, मकर राशि, मोस्टली शनि का अच्छा नहीं माना जाता, शनि का ट्रांजिट होना या शनि का जो आगमन है इन दोनों राशियों के अंदर, वो कोई न कोई मेजर घटना और किलिंग ऑफ पीपल इंडिया में होती है, वो ऐसा इंडिकेट करता है। कोई मेजर इवेंट घट जाती है मोस्टली। इस पीरियड को हमें देखना होता है कि भाई शनि की पोजीशन क्या मकर राशि में है, कर्क राशि में है, कर्क राशि मकर राशि, इस एक्सिस में दोनों में सामने राशियां होती है, मकर राशि और कर्क राशि। तो इन दोनों की राशियों में क्या शनि ट्रांजिट कर रहा है, ये मेजर घटना घटाती है। तो इसकी हेल्प से भी हम देखते हैं।
तीसरी घटना हमने दिखा दी आपको कि राहु केतु एक्सिस, पहला पॉइंट राहु केतु एक्सिस कैसी है, नीच के हैं, उच्च के हैं, दोनों प्लैनेट किस साथ में बैठे हुए हैं। तो ये घटना आप जब देखते हैं तो ये फैक्ट्स हैं, कुछ हिस्टोरिकल एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं कि इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि ये मेजर इवेंट घटी है, लोगों की किलिंग होती हुई है, लोगों की किलिंग को ये इवेंट बताती है। वही ऐसी क्योंकि ये पोजीशन दोनों तो मेजर घटना तो ये होगी। सॉरी देन ओके, तो ये वन ऑफ द एस्पेक्ट्स हो गया। सेकंड घटना होती है कि भाई राहु केतु ऐसे मैंने देखा, ओके, और अब मैं इन सबको मैंने नोट कर रखी है, मतलब लिख रखी है यहाँ पर, जिससे कि जल्दी से हो जाए कि लगभग 10 पोजीशन हमने बता दी राहु केतु ऐसे। दूसरा आता है भाई एक घटना और है, मैं उसको लेता हूँ कि जब कभी जुपिटर है ना, गुरु और शनि, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आमने सामने एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं या एक साथ एक राशि में बैठे हुए हैं, उनकी पोजीशन आपस में क्या है, एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं क्या, वो घटनाएं भी काफी मेजर इवेंट घटती है। इसकी दोनों की पोजीशन भी अच्छी आनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, जैसे इसके बारे में प्रत्युषस जो थे बारामेर के पुत्र, उन्होंने लिखा हुआ है कि जब कभी देवगुरु मतलब जुपिटर और मंद मतलब शनि को शनिश्चर, और शनि जो शनिचर करता है, चर मीन्स मूवमेंट एंड शनि मीन्स धीरे धीरे, शनिश्चर द प्लैनेट विच मूव स्लोली, ओके, तो इसे कहते हैं शनिश्चर। मंद भी वर्ड है, मंद मतलब जो स्लो मूव करता है उसे मंद कहते हैं। मंद शनि का यूज पर्यायवाची शब्द है मंद, और शनिश्चर शनिश्चर मंद एटसेट्रा एटसेट्रा, और सूर्यपुत्र भी बोलते हैं, सूर्यपुत्र, ठीक है, छायापुत्र, सूर्यपुत्र, बहुत सारे नाम हैं। पुराणों को अगर आप पढ़ते हैं, जितने 18 पुराणों में जरूर कहीं न कहीं इनके बारे में, नारदीय पुराण भरा हुआ है एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में, है ना, नारदीय पुराण, देन विष्णु पुराण, शिव पुराण, ऑल 18 जो पुराण है, जैसे मैंने बताया आपको 6 पुराण पहले वाले ब्रह्मा को डिवोटेड है ना, उनके नाम ब्रह्म पुराण। उसके बाद में फिर विष्णु पुराण 6 आगे के 12 तक, 7वें से लेकर 12वें तक, वो सब प्लैनेट कहते हैं, उनको विष्णु को डिवोट किए गए हैं, विष्णु के लिए समर्पित है, तो उन्हें कहते हैं विष्णु पुराण। विष्णु मतलब मोस्टली लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड, स्वामी और विष्णु भगवान से रिलेटेड ही बातें उनके अंदर लिखी हुई हैं 12 तक, फिर 13 से लेकर 18 तक वो डिवोट किए गए। रुद्र उन्हें कहते हैं रुद्र पुराण और शिव पुराण। तो जैसे इन पुराणों के अंदर मोस्टली आप देखोगे बहुत सारी कहानियां शनि के बारे में और मंगल के बारे में, इनके बारे में काफी डिटेल में लिखी हुई है बहुत सारी। और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ये अच्छी वो है स्पेशलिटी कि इतनी अच्छी कहानियां बनाई गई हैं, उन स्टोरीज को सुना के लोगों के माइंड में बिठा दी जाती थी बात, जिसे कभी भूल नहीं सकते। और राहु केतु जो पोजिशन है, राहु केतु सेंसिटिव पॉइंट होते हैं, उनको राक्षस मान करके इस तरह से सन और राहु और सन और मून, इन दोनों के साथ में बड़ी इनकी इनैमिटी होती है, वो दोनों राक्षस थे, ऐसा घटना घटी। वो जो कहानियां स्टार्ट की गई हैं, बताई गई हैं, वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को समझाने के लिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किस तरह से लोगों के दिमाग में बैठाया जाए। वो जो जितनी भी स्टोरी और कहानियां बनाई गई हैं राहु केतु के बारे में, क्या राक्षस हुआ करते थे उनको, और राहु ने देवताओं का रूप धारण किया, लॉर्ड विष्णु ने जो अमृत निकाला समुद्र में से, उसको देवताओं को पिला रहे थे, बीच में जाके बैठ जाता है सन के पास में, सन ने उसको मार दिया, उसको काट दिया उसके सिर को, तो राहु अलग हो गया, केतु नीचे रहेगा धड़ वाला। इसलिए जो कहानियां बनाई गई ये दीज स्टोरी सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को समझाने के लिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि ये दोनों दुश्मन होते हैं, सन और राहु क्यों दुश्मन होते हैं, क्योंकि सन ने उसकी गर्दन काट दी थी, साथ में मून भी बैठा हुआ था, तो मून की हेल्प से भी ये कहानियां सिर्फ समझाने के लिए स्टोरी बनाई, अच्छी अच्छी कहानियां। आप पुराणों को पढ़ेंगे, पुराणों के अंदर डिटेल में इनके बारे में स्टोरी लिखी। अब कहते हैं कि अब शनि के बारे में जैसे कहानियां, मैं इनको आल से लूंगा कि वेद पुराणों के हिसाब से और वेद और पुराणों के हिसाब से महाभारत में बहुत सारी स्टोरी मिल जाएंगी आपको, जबरदस्त महाभारत में स्टोरी। रोहिणी नक्षत्र के बारे में तो जबरदस्त कहानियां हैं। रोहिणी नक्षत्र में देखो ये शनि की एंट्री हो रही है, राहु केतु एक्सिस में आ गए हैं, और ये घटना घटने वाली। भीष्म पितामह सिर्फ बोलते हैं पांडवों से, कर्ण के बारे में बताते हैं कि कर्ण ये पोजिशन अच्छे नहीं, कर्ण कहता है कोई कि इस समय आज रोहिणी नक्षत्र में ये एंट्री हो रही है। मैं कुछ पढ़ा हुआ है, मैं अभी इसमें याद नहीं, लेकिन जरूर रोहिणी नक्षत्र के बारे में काफी डिटेल में है ना,
क्योंकि जब महाभारत में पढ़ा करता था पूरा 12 वॉल्यूम्स हैं महाभारत के इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। एक एक ट्रांसलेशन के अंदर ये हिस्टोरिकल जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं उनकी पोजिशंस को बताते हुए काफ़ी डिटेल में स्टडी किया गया, मतलब बताया गया कि इस तरह में ये पोजीशन आ रही है, ये घटना घट सकती है, इस तरह में मेजर घटना घटने वाली है, यानी इस राजा की किलिंग हो जाएगी कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो कुरुक्षेत्र के बारे में जब युद्ध होता है उसमें बहुत सारी हिस्टोरिकल एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें बताई जाती हैं। तो आप देखोगे कि पूरा इंडियन स्क्रिप्चर्स आर फुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कहानियाँ, स्टोरी, प्लैनेट्स के बारे में, शनि, राहु, केतु, इन सब के बारे में, सन के बारे में, मून के बारे में अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाई गई उनको सिर्फ लोगों को समझाने के लिए। तो वो सब पढ़ने का टाइम लोगों के पास है, अगर है दे हैव टू स्टडी देम। काफ़ी चीज़ें डिटेल मिल जाती हैं, लाइब्रेरी फुल ऑफ लाइब्रेरी इन सब चीज़ों से भरी होती हैं, और जिनके पास में सोर्सेज हैं दे कैन स्टडी देम अच्छे नॉलेज करने के लिए, है ना। हमारे बचपन में हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है ये सब चीज़ें, क्योंकि बाद में हिस्टोरिकल चीज़ें पढ़ी तो उससे भी काफ़ी घटनाएं मजबूत हुई। चलिए पॉइंट बात है। अच्छा, उसके बाद जैसे मैंने बताया रोहिणी नक्षत्र क्योंकि उसमें भी ट्रांजिट अच्छा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उससे भी इंडिया की जो इवेंट्स होती हैं उनको हम डिफाइन करते हैं। अगर रोहिणी नक्षत्र काफ़ी एफ्लिक्टेड है, एफ्लिक्टेड जैसे इस केस में था केतु नीच का आ गया, यहाँ पे केतु टॉरस साइन में, टॉरस राशि के अंदर ही, वृष राशि के अंदर ही जेमिनी रोहिणी नक्षत्र होता है। क्यों? क्योंकि रोहिणी नक्षत्र की डिग्री क्या है, ये है 1 साइन पास्ट 10 डिग्री 00 मिनट से लेके टू 1 साइन पास्ट 23 डिग्री 20 मिनट, क्योंकि 13 डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र की स्ट्रेंथ होती है, मीन्स टोटल वर्टिकल डिग्री होती है टोटल, क्योंकि नक्षत्र ऐसे 360 डिग्री में 27 से डिवाइड करोगे 360 डिग्री को, तो 13 डिग्री 20 मिनट आएगा। 13 डिग्री 23 डिग्री में से 10 डिग्री माइनस करोगे तो 13 डिग्री 20 मिनट आ गया ना। इसलिए 1 साइन पास्ट मतलब टॉरस के अंदर एंट्री कर गया, एक साइन, ये जो एक राशि है वो पास हो गई, उसके आगे 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट तक ये जो इसकी स्ट्रेंथ है रोहिणी नक्षत्र की वो होती है स्ट्रेंथ। रोहिणी नक्षत्र यहाँ से स्टार्ट होकर एक साइन पास 23 डिग्री 20 मिनट तक होता है। इसका मतलब ये वृष राशि में आ गया, 1 साइन पास मतलब वृष राशि, सेकंड नंबर साइन, ये सेकंड नंबर साइन इसमें वृष राशि में आ गया। तो अब केतु वहां पर आ गया, केतु अफेक्ट कर रहा है रोहिणी नक्षत्र को, क्योंकि मून का नक्षत्र, मून इस रोहिणी नक्षत्र का स्वामी होता है, मीन्स लॉर्डशिप है मून की, मून इसका स्वामी है इस नक्षत्र का। तो जब कोई मून एफ्लिक्टेड होता है, अब जैसे यहाँ से यस राहु एफ्लिक्ट कर रहा है, राहु एफ्लिक्टिंग टॉरस साइन ही, तो टॉरस में राहु एफ्लिक्टेड है, वो राहु केतु एक्सिस में आ गया है, और मार्स मरकरी भी एस्पेक्ट कर रहा है सामने से। तो रोहिणी नक्षत्र को मरकरी और बुध और मून और चंद्र दोनों के अंदर इनैमिटी है। हालांकि मून के लिए मरकरी न्यूट्रल होता है, लेकिन मरकरी के लिए मून एनिमी होता है, तो आप एनिमी मान सकते हैं, नॉट न्यूट्रल बट एनिमी की दृष्टि है, तो मरकरी भी दृष्टि डालना है। तो यहाँ से रोहिणी नक्षत्र भी एफेक्टेड है। जब कभी रोहिणी नक्षत्र एफेक्टेड होता है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस इंडिया का हॉरोस्कोप था उसमें लग्न में टॉरस राशि थी, लग्न में रोहिणी नक्षत्र भी था। रोहिणी नक्षत्र जब कभी एफेक्टेड होता है उस केस में भी इंडियन इनोसेंट लोगों की किलिंग हो जाती है, आइदर अर्थक्वेक के थ्रू, फ्लड के थ्रू, जब कभी काफ़ी बाढ़ आती है पानी के अंदर उसमें भी काफ़ी लोग मर जाते हैं। उस केस में भी कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये मेरी घटना थी, इसकी हेल्प से ये घटना घटी। तो ये रोहिणी नक्षत्र एफ्लिक्टेड हो तो भी, राहु केतु एक्सिस एफ्लिक्टेड हो तो भी, शनि और मंगल इन दोनों का कंजक्शन हो या इन दोनों को एक दूसरे को आस्पेक्ट कर रहे हो, ये तीसरी घटना होगी। ध्यान हमने बताया जुपिटर और शनि, गुरु और शनि इन दोनों का मिलन, इसके लिए पृथ्वी ने कहा हुआ है कि अगर ये दोनों प्लेनेट अनुपचय भवन में होते हैं, अनुपचय भवन 8 घर होते हैं, जबकि तीसरा, छठवां और 10वां और 11वां ये 4 घर कहलाते हैं उपचय हाउसिंग। इनमें अगर शनि और मंगल की पोजीशन आती है, शनि और गुरु की, जुपिटर और शनि, देव गुरु जुपिटर यानी गुरु और मंद मानी शनि, देव गुरु मंद योगे अनुपचय भवनेशु मान धनहीनो, तो उस आदमी के पास मान मीन्स
इज्जत, ऑनर नहीं होता, धन नहीं होता उस आदमी के अंदर जिसकी हॉरोस्कोप के अंदर अगर शनि और गुरु दोनों कहाँ बैठे हुए, अनुपचय भवनों में। अनुपचय भवन कौन से होते हैं? 8 घर हो गए, 3, 6, 10 और 11, इन चारों को छोड़ के 12 घर होते हैं। 12 घर में से 4 घटा दिए, 8 बचते हैं। तो 8 घर, पहला घर हो गया, दूसरा घर भी हो गया, चौथा घर हो गया, 5वां घर हो गया, 7वां घर हो गया, 8वां भी हो गया, 9वां हो गया है ना, और 12वां घर हो गया। ये जो 12 घर हैं इनको कहते हैं अनुपचय भवन। तो अनुपचय भवनेशु प्रख्यात अनुपचय भवनेशु मान धनहीन। तो वो आदमी मान मीन्स इज्जत, ऑनर और धन के बिना होता है। और अगर इन दोनों की पोजीशन उपचय भवन में हो, 3, 6, 10, 11 में हो, शनि और मंद मतलब शनि और देवगुरु मतलब जुपिटर, गुरु जुपिटर और बृहस्पति और शनि दोनों की पोजीशन अगर इन उपचय भवन में हो चारों में, लेकिन उसके लिए अलग अलग कंडीशन बताते हैं, क्योंकि उनके अपने ही घर हों और पॉजिटिव साइन हो, एक दूसरे के फ्रेंडली साइन में बैठे हुए तो अलग पोजीशन आ जाती है, उसकी अलग अलग डेफिनेशन अलग होती है, वो बाद में स्टडी करें। लेकिन ये मेजर पॉइंट होते हैं, इन मेजर पॉइंट्स के बारे में मैं डिस्कस पहले करना चाहता हूँ, जिससे कि हम डिटेल में बाकी चीजें बाद में स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये समझने के लिए ये जो 4 पोजीशन होती है शनि की और गुरु की, देवगुरु और मंद मतलब शनि, देवगुरु मंद योगी अनुपचय भवनेशु मान धनहीन, बट उपचय भवनेशु प्रख्यात राजपूत होते, नर प्रख्यात राजपूत होते, उपचय भवनेशु नर प्रख्यात राजपूत होते। ठीक है, अगर उपचय भवन में हो 3, 6, 10, 11 घर में ये दोनों एक साथ बैठे हुए हों तो नर प्रख्यात राजपूजित होती, प्रख्यात हो जाता है, फेमस होता है वो आदमी, और राजपूजित होती, राजा लोग उसकी पूजा करते हैं, जो रूलर्स होते हैं वो उसकी सेवा करते हैं, उनको ऑनर देते हैं, वर्शिप करते हैं। वर्शिप करने का मतलब ये नहीं कि आप पूजा ही करें, मतलब उनको सम्मान मिलता है राजा की तरफ से। तो किंग्स विल वर्शिप दैट पर्सन और ऑनर दैट पर्सन, ये ऐसा कहा है। उस आदमी को, वो आदमी प्रख्यात होता है और राजा उसकी पूजा करते हैं, मीन्स उसको ऑनर देते हैं, सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। इस तरह से शनि और गुरु इन दोनों की पोजीशन भी हम देख सकते हैं कि भाई अनुपचय भवन में बैठे तो नहीं है कि दोनों की प्लान दोनों की पोजीशन, उस केस में भी, और साथ में और मेलिफिक एस्पेक्ट आ गया, उसको मंगल देखता है, उसको शनि एफ्लेक्टेड हो गया, उस केस में भी ये घटना घट सकती है। तो ये इतनी सारी पोजीशंस होती हैं। तो वो हमने 10 पॉइंट्स लिए, वो बेसिक पॉइंट है 10, इनको मैं अभी डिस्कस करूंगा। इनको लेने से पहले आप समझिए इन 10 पॉइंट्स में मेजर मैंने आपको बता दी, फिर मैं इनको दोबारा रिपीट करूंगा यहाँ पर अभी। और दूसरी रोहिणी की पोजीशन हो, देन वीनस और जुपिटर, वीनस यानी शुक्र और जुपिटर, ये दोनों हालांकि एक एनिमिकल है, दूसरा न्यूट्रल है, तो एनिमिकल टाइप की होती है दोनों में। एक न्यूट्रल मीन्स जुपिटर के लिए वीनस न्यूट्रल है, लेकिन वीनस के लिए गुरु जुपिटर एनिमी है, तो आप न्यूट्रल कह सकते हैं, नॉट बिटर एनिमी बट दे आर एनिमिकल। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कंजक्शन, एक ही साथ आगे दोनों एक साथ बैठे हुए या एक दूसरे को आस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो मेलिफिक होता है। उसकी पोजीशन भी हम देख सकते हैं, इन दोनों की पोजीशन कहाँ पर है, किस घर में, किस रूप में, तो ये पोजीशन भी डिस्कस करते हैं। लेकिन ये ज्यादा मैटर नहीं करता है, ज्यादा मैटर क्या करता है, किलिंग के लिए शटन और मार्स, राहु एंड केतु एक्सिस, इसको भी हम ज्यादा तवज्जो देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो उसकी इंपॉर्टेंस राहु केतु एक्सिस के ऊपर, सैटर्न और मार्स, इन दोनों की पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे को आस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। रोहिणी नक्षत्र जो होता है वो एफ्लिक्टेड है, क्या पोजीशन है उसकी इंडियन हॉरोस्कोप के लिए, तो वो भी हम देख सकते हैं। और मकर राशि के अंदर, कर्क राशि के अंदर शनि का ट्रांजिट हो रहा है क्या, शनि उस इन दोनों राशियों में कहाँ एंटर कर रहा है नहीं, ये कर्क राशि और ये मकर राशि, इन दोनों एफ्लिक्टेड हैं कि नहीं शनि के द्वारा, वो शनि का ट्रांजिट यहाँ देख रहे हैं आप, दोनों एफ्लिक्टेड है। ये उस समय तो बहुत सारी पोजीशन थी, एक घटना थी, राहु केतु एक्सिस दोनों नीच के हैं, दोनों राहु केतु, ये केतु राहु, केतु नीच का है, राहु नीच का है, राहु सन के साथ में बुध के साथ बैठा हुआ है। तो हम यहाँ भी सेम पोजीशन है प्लैनेट की, उन्हीं राशियों में वहां बैठे, उन्हीं राशियों में यहाँ पर, लेकिन सिर्फ कुंडली चेंज कर दी हमने। 11 में जो वो है राशि वो यहाँ चेंज हो गई, वहां पर चेंज हो गई, वहाँ टॉरस है यहाँ पर, मकर राशि घुमा दी हमने, ठीक है, क्योंकि सन की पोजीशन यहाँ पर इसमें थी, सन 11th हाउस में, वहां पर सन 7वें घर में। इस तरह से सन की पोजीशन को देखते हुए हम कुंडली को घुमा देते हैं, हॉरोस्कोप पर बना देते हैं,
चेंज हो जाता है। राशि लग्न में कौन सी चाहिए आपको, वो राशि लग्न में आ जाती है। टाइम को देखिए आप, उस टाइम को देख के ये 17 बज के हमने वहाँ लिया 17:15 5 बज के शाम के 5:15 की वो हॉर्स को बना दिया, तो टॉरस लग्न में आ गया, टॉरस साइन वृष राशि लग्न में आ गई। यहाँ पर हमने 10:30 बजे का टाइम दिया हुआ है। ये फ्रेंड तो हम लोग चार्जेस कर रहे थे कि भाई मकर राशि और ये कर्क राशि इनको भी, तो मैं सबसे पहले इन कंडीशंस को पढ़ता हूँ, क्या क्या पॉइंट देखने चाहिए हमें इसको देखने के लिए। इससे किलिंग दिखा रहा है, काफी इनोसेंट लोगों की किलिंग हुई। रीजन क्या है, सबसे पहले मेरे राहु केतु एक्सिस को आप देखेंगे, राहु केतु एक्सिस कैसी है, राहु केतु दोनों नीच के हैं या उच्च के हैं, किस राशि में बैठे हो, किस हाउस में है, ये आपको देखना चाहिए। राहु केतु एक्सिस जैसे हमने अभी यह देखा, केतु नीच का है, राहु भी नीच का है, ये पोजीशन पहली वाली यहाँ पे इफेक्टिव है, ये अप्लाई होती है, ये यहाँ पर है एफ्लिक्टेड है। सैटर्न एंड मार्स ये भी यहाँ पे एफ्लिक्टेड है, क्योंकि सैटर्न और दोनों का आस्पेक्ट दृष्टि, इसे कहते हैं आस्पेक्ट और दृष्टि। ये जो आस्पेक्ट है दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे कंजक्शन एक साथ राशियों में नहीं बैठे हुए, लेकिन एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं। दृष्टि खतरनाक है लोगों की किलिंग के लिए। सेकंड पोजीशन भी यहाँ पे अप्लाई होती है, ठीक है। थर्ड में दिया कंजक्शन ऑफ सैटर्न प्लस केतु एंड राहु प्लस मार्स, राहु और मार्स दोनों एक साथ मिले। ये हमने एपिडेमिक जो वो था कोविड-19 के बारे में बताया था कि ये जो पोजीशन जब आती है मेजर इवेंट एपिडेमिक टाइप ऑफ बीमारी स्टार्ट हो जाती है। अर्थक्वेक जबरदस्त आता है, जिसमें काफी लोग मर जाते हैं। वर्ल्ड ओवर ऐसी घटना घटती है जिसमें वर्ल्ड ओवर इन्फ्लुएंस आ जाता है, मीन्स मेजर इवेंट होती है। तो वो हमने इस पोजीशन को भी देखते हैं कि यहाँ पर ये अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि राहु केतु एक्सिस में साथ में राहु और वो नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि अगर क्या एफ्लिक्शन है, नहीं कोई एक दूसरे को दृष्टि नहीं डाला, तो ये राहु केतु मार्स और शनि एक दूसरे को एफ्लिक्ट नहीं कर रहे, मीन्स शनि की दृष्टि नहीं है इस कंजक्शन के ऊपर। देन रोहिणी नक्षत्र यहाँ पर डिस्टर्ब है, रोहिणी नक्षत्र एफ्लिक्टेड है, तो इंडियन हॉरोस्कोप में रोहिणी नक्षत्र एफ्लिक्टेड हो तो भी मेजर घटना घटती है, किलिंग ऑफ पीपल होती है ना। ये किलिंग ऑफ इवेंट को ये भी तीसरी कंडीशन में होती है, यहाँ पर ये इफेक्टिव है, ये हो सकती है। देन इन मकर राशि हॉरोस्कोप, सो जब जो 12 महीने का हॉरोस्कोप है मकर राशि लग्न में लेकर के, उसके अंदर अगर शनि ट्रांजिट करता है मकर राशि में या कन्या राशि में, सॉरी कर्क राशि मकर राशि हॉरोस्कोप, सो मीन कर्क राशि या मकर राशि, कर्क राशि और मकर राशि में अगर शनि का ट्रांजिट हो रहा है, शनि उसमें एंटर कर रहा है, एफ्लिक्शन कर रहा है, तो ये भी पोजीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। यहाँ पर मकर राशि में शनि बैठा हुआ है और कर्क राशि में मंगल बैठा हुआ है नीच का, और एक दूसरे को आस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर अप्लाई होती है। चौथी घटना हो गई, चौथी चीज का अप्लाई हो रही है। देन आता है कंजक्शन ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। यहाँ सैटर्न और जुपिटर एफेक्ट नहीं हो रही, एक दूसरे को कंजक्ट नहीं कर रहे सैटर्न जुपिटर को। हालांकि सैटर्न क्या देखता है जुपिटर को, हाँ देखता है। जुपिटर का आस्पेक्ट दृष्टि शनि के ऊपर है, शनि देख रहा है यहाँ पर, और ये जुपिटर जब शनि को देख रहा है तो वो नीच की राशि है, तो उसको थोड़ा एफेक्ट किया। देखिए जुपिटर की दृष्टि 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि होती है गुरु की, पांचवी दृष्टि होती है गुरु की, सातवीं दृष्टि होती ही होती, और नवा दृष्टि होती है, 9th दृष्टि होती है। इन तीनों प्लैनेट की, मंगल की, गुरु की, जुपिटर की और शनि की तीन दृष्टियां होती हैं। सातवीं दृष्टि होती है, मंगल की चौथी दृष्टि और 8वीं दृष्टि और होती है, 3 हो गई। ऐसे शनि की 3 दृष्टियां, तीसरी दृष्टि, 10वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि, 3 दृष्टियां शनि की होती हैं। 3 दृष्टियां जुपिटर गुरु की होती है, जुपिटर गुरु की क्या होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। 9वें घर को भी देखता है गुरु, 5वें घर को भी देखता है, 7th हाउस को भी देखता है। तो ये तीनों जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं, बाहर के प्लैनेट हैं, मतलब सन और अर्थ के बीच के नहीं है, अर्थ के बाहर के, सन और अर्थ से दूर। सन तो इधर रह गया, अर्थ, उसके बाद मंगल आता है, मंगल के बाद जुपिटर आता है, जुपिटर के बाद सैटर्न आता है। जुपिटर मंगल, जुपिटर और सैटर्न, ये तीनों ही, शनि, जुपिटर, गुरु और मंगल, ये तीनों ही आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। इन तीनों की 3 दृष्टियां होती है, वो हम पता चले। अच्छा, ये दृष्टि के हिसाब से जुपिटर तो देख रहा है शनि को, लेकिन शनि नहीं देख रहा। शनि की दृष्टि कौन सी है, 7th 8th 9th 10th नहीं देख रहा, तो शनि की दृष्टि नहीं है जुपिटर के ऊपर, लेकिन जुपिटर की दृष्टि गुरु के, वो शनि के ऊपर है। शनि गुरु 5वीं दृष्टि से देखता है या शनि को, तो ये दृष्टि भी है। तो इसका आस्पेक्ट वन साइडेड है, मतलब जुपिटर देखता है, शनि नहीं देखता।
आमने सामने दोनों एक दूसरे के होते तो एक दूसरे को देखते, काफी एफ्लिक्शन होता, वो उस टाइप का प्रॉब्लम। तो ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन इसको भी हम देखते हैं जुपिटर और सैटर्न की म्यूचुअल एस्पेक्ट और दोनों का कंजक्शन एक राशि के अंदर। वो मैंने बता चुका है कि 5-8 जो ग्रह हैं उनके अंदर अगर होती है दोनों का कंजक्शन तो काफी मैलिफिक होता है, अच्छा नहीं होता, पैसे की वेस्टेज होती है, मनी खत्म हो जाता है और इल फेमस हो जाते हैं लोग, है ना, लोगों की अच्छी ऑनर नहीं होता, तो उस टाइप की घटनाएं घट जाती हैं, तो वो इवेंट मेजर होते हैं। अब आते हैं हम राहु केतु एक्लिप्स। जो राहु केतु का एक्लिप्स है, मतलब जो ग्रहण पड़ता है उस समय कहाँ पर है, दोनों एक दूसरे के अमावस्या की दिन है, अमावस्या का टाइम था, यानी जो वो है पूर्णमासी है, अमावस्या है, क्या है, तो एक्लिप्स का टाइम है ना, जब राहु केतु ऐसी एक्सिस आ गई जहाँ पर राहु केतु एक्लिप्स पड़ रहा है, मीन्स राहु केतु का ग्रहण पड़ता है, सॉरी उस टाइम को भी हम देखते हैं। जब राहु केतु ग्रहण पड़ता है उस केस में या तो वो अमावस्या के टाइम का होता है, अमावस्या जब 5वीं होती है, जब दोनों एक दूसरे के राहु और सॉरी सन और मून दोनों एक साथ आ जाते हैं, है ना, एक साथ डिग्री में होते हैं आमने सामने, मतलब राहु केतु जो एक्सिस होती है वो काफी अफेक्ट हो जाती है, तो इससे एक्लिप्स हो गया, एक्लिप्स, ठीक है। मून और सन की पोजिशन एक लाइन में होती है, एक दूसरे को सामने देखते हैं और मेजर वो होती है, इसके कहते हैं राहु केतु एक्सिस बन जाना। तो ये काफी एक्लिप्स का टाइम भी होता है, वो भी हमें चेक करना चाहिए क्या उसमें ग्रहण का टाइम तो था, ग्रहण के टाइम पर भी एफ्लिक्शन होता है सन और मून के अंदर, अगर ये पोजिशन उसी केस में बन रही है, किस राशि में आ गए दोनों, है ना, और उस दिन कौन सी वो थी तिथि थी, तिथि के हिसाब से हम बताएंगे बाद में तिथि कैसे निकालते हैं, क्या एक्लिप्स का टाइम होता है। सॉरी फ्रेंड, feeling so much tired, okay, lot of time, because time is very much limited with me, so I just find out time even if taking my rest time out, right, rest नहीं कर पाता पूरा, तो उसकी हेल्प से थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है। I'm sorry for this, so not so much tired, but I can take a lot of efforts, I can do, no problem, now come to the point। तो ये पोजिशन राहु केतु सॉरी इसकी गुरु और शनि का पोजिशन एक दूसरे के आमने सामने बैठे क्या है, एक दूसरे दृष्टि क्या है, वन साइड दृष्टि है, गुरु यहाँ शनि को देखता है, ये पोजीशन थोड़ी सी है, वो भी मैलिफिक है, अच्छी नहीं। देन आता है तो वृष राशि। तो अब आते हैं इंडियन हॉरोस्कोप के हिसाब से, आप देख रहे हैं वृष और ये वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि और वृष राशि, इन दोनों राशियों के ऊपर एफ्लेक्शन है क्या, या राहु केतु देखिए, केतु और राहु एफ्लेक्ट कर रहे हैं, दोनों नीच के हो इन दोनों राशियों में, तो ये जो दोनों राशियों को हमें देखना होता है इंडियन हॉरोस्कोप के हिसाब से, क्योंकि इंडियन जो इंडिपेंडेंस का हॉरोस्कोप है उसमें वृष राशि और वृश्चिक राशि 8वीं राशि और दूसरी राशि सेकंड साइन वृश्चिक राशि, सॉरी वृश्चिक राशि 8वीं राशि और वृष राशि, टॉरस एंड स्कॉर्पियो, इन दोनों राशियों का एफ्लिक्शन है, दोनों राशियों, इन दोनों राशियों का जो वो है एक्सिस है, क्या ये एफ्लिक्टेड है, इसके एफ्लिक्टेड है, इसको भी हम देखते हैं। और मकर राशि और कर्क राशि ये भी एफ्लिक्टेड है, तो आप देख रहे हैं कि इंडियन दोनों ही हॉरोस्कोप 12 मेयर के हिसाब से और पंडित त्रिवेदी के हिसाब से, हरदेव शर्मा त्रिवेदी के हिसाब से भी ये दोनों ही हॉरोस्कोप एफ्लिक्टेड है, इंडियन एफ्लिक्शन है, इंडियन हॉरोस्कोप के अंदर एफ्लिक्शन था उस समय, इसलिए इनोसेंट लोगों की किलिंग हुई, राम भक्त को मारा गया, काफी राम भक्त मारे गए उस केस में, उसके बाद में भी काफी राइट्स हुए, हिंदुओं की काफी किलिंग हुई, दोनों साइड से काफी लोग मरे, बट दैट वाज इवन बिकॉज ऑफ दीज पोजिशंस ऑफ द प्लैनेट्स। ये कंडीशन जो होती हैं प्लैनेट्स की ये काफी मैलिफिक होती है, तो मैलिफिक पोजिशन जो होती है मोस्टली ये होती है, इससे आप बैड इवेंट्स के बारे में समझ सकते हैं, जो गुड इवेंट घटती हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे कभी लेके, लेकिन पहले जो बैड इवेंट्स लाइफ में घटी हैं मैं उनके बारे में, पूरे वर्ल्ड में जो सॉरी इंडिया मोस्टली इंडियन प्लंडरिंग काफी हुई, काफी लोगों की किलिंग होती थी उस समय, तो जो फॉरेनर्स मतलब इन्वेडर्स आए, फॉरेन इन्वेजन्स हुए, उन इन्वेजन्स को अटैक्स को हम क्या घटना घटी, किस ईयर में घटी, उस समय क्या पोजीशन थी प्लेनेट की, इसकी हेल्प से अगर आप पढ़ोगे रिसर्च करोगे तो जो लोग अच्छी तरह से एस्ट्रोलॉजी समझते हैं पढ़ना चाहते हैं उनको ये काफी हेल्प करता है, इसलिए मैं ये लिया हुआ है, आप प्लीज इसको समझिए, नोट करिए, और इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस तो मुझे रेस्पॉन्स करके बताइए कि क्या क्या पोजीशन समझ में नहीं आ रही है, क्या आ रही है, तो आपकी हेल्प से हम डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि मेरे पास में टाइम लिमिटेड है, जितना मेरा टाइम होगा उतना मैं काफी डिस्कस करूंगा इसके बारे में। अगर
if I just discuss about only Vedic astrology, Vedic mathematics is also there. My management subjects are still there. Okay, they are not taken by me yet. Management subject mostly, all kinds of management subjects, right? MBA, BBA subjects, MCA subjects also. Operations of such subject, mathematics is still there. So mathematical subjects mostly, all kinds of mathematics subjects I have taught. For engineering students, for management students, I have taken some classes also, okay, for them. So that is also my main objective to study about, to talk about वैदिक मैथमेटिक्स. इसके बाद में लूँगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी काफ़ी डिस्कस करने के बाद में फिर मैं वैदिक मैथमेटिक्स लेना चाहता हूँ. आफ्टर दैट आई विल स्टडी, आई विल टॉक अबाउट अदर मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर, ठीक है, बाद में पॉइंट. तो ये जो पॉइंट्स है, देन वृश्चिक राशि, तो हमें बताया वृश्चिक राशि और टॉरस राशि में, वृष राशि और वृश्चिक राशि, मकर राशि, कर्क राशि, इन दोनों राशियों की जो कॉम्बिनेशन हैं इंडियन दोनों हॉरोस्कोप के बारे में, ये अगर एफ्लिक्टेड है ये राशियां, तो आप देखेंगे कि ये घटना घटती है इंडिया के अंदर, हैवॉक आता है, मीन्स लोगों की किलिंग होती है. तो आप ये दोनों राशियों को भी देखे चलो. वृष राशि, वृश्चिक राशि यानी सेकंड साइन, 8th साइन, वो जो इंडियन इंडिपेंडेंस का हॉरोस्कोप था उसमें, और ये 12 मेयर के हिसाब से मकर राशि और कर्क राशि, ये अगर एफ्लिक्टेड है, ट्रांजिट यहाँ पे सैटर्न का हो रहा है इसके बीच में, तो ये एफ्लिक्शन है, ये घटना घटेगी. तो ये दिखा रही है. यहाँ पर भी ये वृश्चिक राशि और वृश्चिक राशि और वृष राशि वो भी एफ्लिक्टेड है, केतु राहु और नीच की है दोनों, ठीक है, एफ्लिक्टेड है, वो राशि भी एफ्लिक्टेड है. इस तरह से ये इवन बताती है कि ये किलिंग उस समय घटी थी, इसकी हेल्प से बता सकते थे. नेक्स्ट पॉइंट, तो वृश्चिक एंड वृष, स्कॉर्पियो, मकर एंड कर्क, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों राशियों का, ये भी एफ्लिक्टेड है. क्या 8वां पॉइंट हमने दिया. देन एस्पेक्ट्स एंड ट्रांजिट ऑफ मार्स एंड सैटर्न. मार्स और सैटर्न का एस्पेक्ट एक दूसरे के ऊपर और ट्रांजिट में कहाँ चल रहे हैं उस समय, किस पोजीशन में है. यानी जैसे मैं होता है मकर राशि और कर्क राशि को शनि क्या ट्रांजिट कर रहा है, उसको अफेक्ट कर रहा है. इनका एस्पेक्ट एक दूसरे पर है कि नहीं, शनि का और मंगल का एक दूसरे के ऊपर दृष्टि है, वो दृष्टि भी काफ़ी मैलिफिक होती है और ये घटना घटती है, ठीक है. ये भी इसमें हम एक्सप्लेन करने के लिए इसका भी यूज करते हैं मोस्टली. और अगर ये घटना है, इनमें से मेजर घटनाएं जो हैं वो हम मोस्टली देख लेते हैं, बता सकते हैं भाई ऐसी घटना घट सकती है. देन 7th में वीनस और जुपिटर हमने लिया, क्योंकि जैसे मैंने बताया वीनस और जुपिटर, शुक्र और गुरु, ये दोनों एनमी हैं, नॉट बिटर एनमी बट एनमीज आर देयर. क्योंकि गुरु के लिए वीनस न्यूट्रल होता है, नॉट एनमी, बट वीनस के लिए गुरु एनमी होता है. तो नॉट बेटर एनमी बट एनमी. तो एनमी का दृष्टि है गुरु की, वीनस की गुरु के ऊपर, आमने सामने दोनों एक दूसरे के आ जाते हैं, पोजीशन आती है, या एक साथ दोनों आ जाते हैं, वीनस और जुपिटर. इसकी हेल्प से भी काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स इसको भी डिस्कस करते हैं, ये भी पॉइंट लेते हैं. मैंने मोस्टली वो पॉइंट लिए हुए हैं क्योंकि इन इवेंट्स को समझाने के लिए, पास्ट इवेंट घटे हैं जिसमें काफ़ी लोगों की किलिंग हुई, लॉट ऑफ पीपल वर किल्ड, उनको समझाने के लिए हम इस हॉरोस्कोप का इनका यूज करते हैं. ये लगभग 10 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, 1 से लेके 10वें पॉइंट तक. वीनस जुपिटर लास्ट में, इनका कंजक्शन और एस्पेक्ट एक दूसरे को साथ एक राशि में बैठे हुए, गुरु और शुक्र, वीनस एंड जुपिटर एक राशि में बैठे हुए, एक दूसरे के आमने सामने हैं, दृष्टि कैसी है, इसकी हेल्प से भी कई लोग एक्सप्लेन करते हैं और हम लोग एक्सप्लेन करते हैं मोस्टली. भाई ये घटना घट सकती है, दोनों एक दूसरे को दृष्टि देख रहे हैं, कहाँ पर घटना घटती है, किस राशि में बैठे दोनों एक दूसरे किस हाउसेज में, उस हाउसेज के हिसाब से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये 10th पॉइंट हो गया. देन हमने डिस्कस किया कि एस्पेक्ट सैटर्न और मार्स का, एंड एस्पेक्ट ऑफ और ट्रांजिट ऑफ, एस्पेक्ट एंड ट्रांजिट ऑफ सैटर्न एंड मार्स, ये भी हम लेते हैं. मंगल का और शनि का ट्रांजिट, इसमें कहाँ चल रहे, किस राशि में बैठे हुए उस घटना के टाइम पर. और आप देख सकते हैं कि जैसे ये मेजर घटना आती है, जैसे हमने आपको बताया था कि जब कोई सिंह राशि में शनि आता है, शनि व्हेनेवर एंटर्स इनटू सिंह राशि, लियो साइन, सिंह राशि में शनि की एंट्री हमेशा खतरनाक होती है. और ऐसा होता है कि उस टाइम पर कोई भी जो रूलर होता है इंडिया के अंदर, उसकी फैमिली मेंबर या कोई मेजर लॉस हो जाता है फैमिली मेंबर का मोस्टली. जैसे 1980s में शनि की एंट्री हुई थी सिंह राशि के अंदर, तो संजय गांधी की डेथ हो गई थी. संजय गांधी was died in air crash or something. Okay, due to this, at that time Saturn was in the लियो साइन, सिंह राशि के अंदर थी एंट्री शनि के अंदर. तो जब कभी सिंह राशि के अंदर शनि आता है
जैसे मैंने इसके बारे में आपको एक कवि के बारे में बताया, जो कवि काफी हमारी जो वो हैं किंवदंतियां हैं, लोकल लोगों में ये कहानियां बैठा दी गई हैं। लोग समझते हैं, जो काफी अच्छे पोइट्स वगैरह होते थे, जैसे एक घाघ ऋषि थे जो मोस्टली बागपत मेरठ की साइड में हुए थे, और ये यूपी में ये कहानियां बताते थे। वो कहते थे जब कभी सनी सिंह करे बासा, तो गढ़ दिल्ली कर होए विनाशा। गढ़ दिल्ली का कोई विनाशा, दिल्ली के अंदर जो गढ़ बना हुआ है या दिल्ली जो राज्य होता है उसके अंदर उस फैमिली में कोई ना कोई बड़ा लॉस होता है। ठीक है, इस तरह से घटनाएं घटती हैं। उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनके सन की डेथ होती है, काफी मेजर घटना घटी, तो उसमें लोगों ने काफी शोक मनाया। पूरी इंडिया में काफी घटना, मतलब काफी उसको वो किया गया, मीन्स लोगों ने हाईलाइट किया उसको, और काफी लोगों को उसे मेजर सा शॉक हुआ, मतलब फैमिली लॉस वाज फॉर द रूलर ऑफ दैट टाइम। तो इस तरह से जब कभी सिंह राशि में शनि की एंट्री होती है, उस समय मेजर घटना घटती है फैमिली के अंदर ऑफ ए रूलर ऑफ इंडिया। कोई भी उस समय हो सकता है प्राइम मिनिस्टर, तो उस प्राइम मिनिस्टर की फैमिली में से बड़ा मेजर लॉस होता है, और लोग उसको काफी वो करते हैं, मीन्स डिमाइस, सेट डिमाइस के ऊपर लोगों की काफी संतृप्तता होती है, लोग काफी विलाप करते हैं, लोग समझते हैं। तो उस समय तो काफी ऐसी घटना थी, क्योंकि लोग उनको काफी पूजा करते थे। ठीक है ना, उस समय इंदिरा गांधी जी काफी अच्छा मानते थे लोग, तो उस वजह से वो घटना 1980s की बात है ना, जब वो काफी मेजर उसके साथ में मेजोरिटी के साथ में जीत के आ गई थी। 77 के बाद में उनकी लॉस हुआ, उनके बाद में 80s में वो आ जाती है जीत करके। तो इस समय वो था। इनसे ये पोजिशन जो होती हैं इनकी, तो इनको हम स्टडी करते हैं, इनको डिस्कस करके हम मेजर जो इवेंट्स घटी हुई है पास्ट में, उनकी हिस्टोरिकल इवेंट्स जो घटी हैं, जिसमें काफी लोगों की किलिंग होती थी, इन्वेडर्स जो कभी आए, पृथ्वीराज चौहान की इवेंट है 1191-92 की, उसको डिस्कस करेंगे। इंडिया इंडो चाइना वॉर 1962 में जो घटा, उसमें मेजर आप देखो 100% ट्रू ऐसी घटना उसमें थी, है ना। काफी लोगों की उसमें बॉर्डर पे काफी किलिंग हुई, आसपास लोगों की काफी सेना का लॉस हुआ। तो और मेजर इवेंट थी वो लाइफ की, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज what you call afflicted because of that war, the Indo-China war, Indo-Pak war, Indo-Pakistan war 1965 का 1971, है ना। तो ये जो घटना थी 70 जिसमें होता है 46-47 में, 47 से पहले 46 में जो इवेंट थी, क्योंकि उससे पहले राइट्स हो गए थे स्टार्ट, काफी लोगों की किलिंग हुई, है ना। पाकिस्तान ने भी अटैक किया, और कश्मीर के अंदर काफी ट्राइब्स को उनको भेजा सेना को, और सेना को ट्राइबल्स के रूप में भेजा, तो इस वजह से अटैक हुआ, तो उसको भी काफी ऑक्यूपाई किया। आई मीन इन दोज डेज लॉटरी डिस्टर्बेंस बात दिया, तो वो डिस्टर्बेंस कैसे था, क्यों था, क्या कंडीशन थी प्लैनेट की उस समय, आप समझोगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसको अच्छी तरह डिफाइन करती है, और लोग इनको देख करके इन कंडीशन को पहले से प्रिडिक्ट कर देते हैं, ये घटना ऐसी घटना घट सकती है। और बहुत सारी अदर चीजें हैं जिसके बारे में हम रेगुलरली डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे लेक्चर सीरीज को देखिएगा। लेक्चर सीरीज में मोस्टली मैं क्या लेता हूँ, जो बेसिक चीजें जिसकी हेल्प से आप एस्ट्रोलॉजी समझ सकते हैं, जिसके ठीक कैसे निकालते हैं। अभी मैं क्या लूंगा सबसे नेक्स्ट टाइम लूंगा कि राशियां कौन कौन सी होती हैं, किस तरह किस डिग्री तक राशियां चेंज होती हैं, राशियों के अंदर नक्षत्र कैसे होते हैं, नक्षत्रों की क्या क्या डिग्रियां होती हैं, कौन कौन से उनमें 4 क्वार्टर्स होते हैं हर नक्षत्र के अंदर, तो वो कैसे कैसे किन किन राशियों के अंदर आते हैं। ये जो वो है बेसिक्स पॉइंट्स है ना, राशियों के नक्षत्रों के, इनके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको ये सब चीज इजिली फिर पिकअप हो जाएंगे, समझ में आएंगे। ठीक है, तो आप इजिली इनको समझ सकते हैं कब, जब इनके बेसिक्स समझ में आए आपको। जैसे 12 राशियां कौन कौन सी होती है, किन किन कितनी